एक्सप्रेशन और इक्वेशन दोनों अलग चीजें हैं। इक्वेशन है मतलब कि इक्वल टू जीरो आएगा, एक्सप्रेशन में इक्वल टू जीरो नहीं आता। डिग्री क्या है बेसिकली कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसकी जो पावर होती है उसी को डिग्री कहा जाता है। पावर 1 है तो आप आंसर दे दोगे खटाक से 1, लेकिन आंसर 1 इसका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर e की पावर में आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फंसा हुआ है। इसको आजाद करो, इसको फ्री करो यहाँ से। लॉग हटा, लॉग यहाँ पर ln लिखा है, ln मतलब लॉग विद बेस e। तो लॉग हटता है तो बेस क्या करता है? सामने वालों को अपने सिर पे चढ़ा लेता है। तो e की पावर में ये सिर पे चढ़ गया और यहाँ पर ये बचा रहेगा। जैसे होता है ना कि यार ये चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसमें चल क्या रहा है, इसका फायदा क्या है। लेकिन पहले मोटा मोटा मैकेनिज्म समझो कि एक्चुअल में डिफरेंशियल इक्वेशन हम करते क्या है। हेलो माय डियर बोर्ड चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। दिस इज योर मास्टर टीचर विजय सेठिया और आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के वन शॉट के ऊपर। तो कैलकुलस के सारे चैप्टर हमारे अब तक के हो चुके हैं। कैलकुलस का सबसे लास्ट चैप्टर आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं, दैट इज अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशन। इन शॉर्ट इसको डीई कहा जाता है। तो शॉर्ट में इस चैप्टर का नाम जो है वो डीई है, बेटा ध्यान रखना, ठीक है। तो कोई अगर आपसे कहे कि डीई पढ़ा तो कहना कि हाँ पढ़ा, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि कैलकुलस का सबसे लास्ट चैप्टर है। इसके बाद आपका वेक्टर अलजेब्रा, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, एलपीपी और प्रोबेबिलिटी, चार चैप्टर बचते हैं और फिर आपका वन शॉट का ये जो सीरीज चल रहा था ये खत्म हो जाएगा, राइट। चलिए, तो आप लोगों ने इस सीरीज में बहुत सारा प्यार दिखाया, बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स मैंने आपके पढ़े हैं। मजा आता है, मोटिवेशन मिलता है इस तरह की बातों से, राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की जो सेशन पीडीएफ है उसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके सेशन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बार बार मैं कमेंट्स देखता हूँ कि सर ये पीडीएफ नहीं मिला, वो नहीं मिला। आप टेंशन मत लीजिए, अगर आपको ये सेशन पीडीएफ नहीं मिलते हैं कहीं पर तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर 100% आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, ठीक है। आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो दिखेगा ना। अगर आप सोचें कि मैं तो सीधा टेलीग्राम लिंक पे क्लिक कर दूं और सीधा मुझे पुरानी रिलेशन फंक्शन की पीडीएफ मिल जाए तो वो मुश्किल है। आपको वहां पे सर्च करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा क्योंकि रिलेशन फंक्शन बहुत पहले हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आईटीएफ हुआ है, इस तरीके से पूरा सीक्वेंस हम लोग चल रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर सेशन की जो पीडीएफ है वो तो डायरेक्ट मिल जाएगी, लेकिन पुरानी पीडीएफ के लिए बच्चों ने कमेंट किया था कि सर पुरानी पीडीएफ नहीं मिल रही है, तो उसके लिए थोड़ा स्क्रॉल कर लीजिए चीजों को, राइट है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि सिलेबस क्या है 2023-24 के आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या रहने वाला है इस चैप्टर का। तो जल्दी से देखें। डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ कोर्स सबसे पहले डेफिनेशन पार्ट आपके लिए है, ठीक है। उसके बाद क्या है आगे है ऑर्डर एंड डिग्री, सुपर इंपॉर्टेंट टाइटल। यहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आना 100% कंफर्म है। 100% क्वेश्चन 1 मार्क्स का आपको ऑर्डर एंड डिग्री का मिलेगा। इसके बाद है जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात है। डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है जनरल सॉल्यूशन, दूसरा होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। दोनों की क्या डेफिनेशन है, दोनों में क्या डिफरेंस है, वो सब आगे हम लोग डिटेल में समझेंगे। आगे लिखा है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ सेपरेशन, मतलब कि इसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, मतलब वेरिएबल सेपरेशन के नाम से इसको जानते हैं, शॉर्ट में वीएस। आगे कहा है सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको शॉर्ट में मैं एचडी कहता हूं। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्ट में एचडी ही कहा जाता है, ठीक है। इसको हड्डी के नाम से जानते हैं बच्चे, राइट है। आगे लिखा है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ये ध्यान रखना, आपके सिलेबस में सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री है। जो सेकंड ऑर्डर सेकंड डिग्री या हायर ऑर्डर हायर डिग्री वाले जो टाइप्स हैं वो आपके आगे आने वाली क्लासेस में मिलेंगे आपको, मतलब आप इंजीनियरिंग में चले जाएंगे तब। अभी आपके सिलेबस में सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है। इसके बाद सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको शॉर्ट में एलडी कहा जाता है, ठीक है। तो एलडी के दो टाइप होते हैं, ये दोनों के दोनों टाइप आपके सिलेबस में है। बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन रहता है कि सर सेकंड वाला टाइप सिलेबस में नहीं है। भाई साहब दोनों टाइप आपके सिलेबस में है। हाँ, एलडी का जो आगे जो रिड्यूस फॉर्म है, जैसे कि बर्नौलीज इक्वेशन या रिड्यूसिबल टू एलडी, वो सब आपके सिलेबस में नहीं है, वो सब जेई मेंस के सिलेबस में, मेंस और एडवांस के सिलेबस में। तो निश्चिंत हो जाइए, ये सारी चीजें हम लोग आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं। सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया है। अच्छा, अब यहां पर एक बात और मैं मेंशन करना चाहता हूं कि आपके सिलेबस से क्या हटा है इस चैप्टर से। तो एक बड़ा बेकार सा टॉपिक था जो इस चैप्टर में हुआ करता था, जिसका नाम था फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये टॉपिक बहुत पहले हुआ करता था, पिछले 3-4 सालों से इसको डिलीट कर दिया है। और बिलीव मी, हालांकि ये टॉपिक कहीं ना कहीं रिलेट करता है डिग्री और ऑर्डर से, लेकिन आप बिलीव करिए ये टॉपिक हट जाने से बहुत रिलीफ हो गया है बच्चों को, क्योंकि यहाँ पे बहुत मुश्किल होता था डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन। मुश्किल इन द सेंस कि कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा मुश्किल होता था, बाकी तो ये टॉपिक बहुत आसान था। इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना होता था और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करना होता था। तो कई बार ऐसा होता था ना, आर्बिट्ररी कांस्टेंट एलिमिनेट ही नहीं कर पाते थे हम लोग कि यार क्या करें, स्क्वायरिंग करें क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है।
तो बस इसलिए इसको डिलीट कर दिया है और बहुत रिलैक्स हैं बच्चे, बाकी सारी चीजें बहुत सॉर्टेड है, सिंपल है और आपके सामने ये चैप्टर में रखने वाला हूं, बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन पार्ट से, इंट्रोडक्शन पार्ट से, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है, मैं यहाँ पे क्या लिखा है वो छोड़ के मैं सीधा सीधा बताता हूं। इक्वेशन है मतलब कि इक्वल टू जीरो आएगा, एक्सप्रेशन में इक्वल टू जीरो नहीं आता। पहले तो ये बेसिक डिफरेंस को समझ लेना, एक्सप्रेशन और इक्वेशन दोनों अलग चीजें हैं। चलिए अब डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें आपके डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। अब ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या है, ये है dy बाय dx, जो आप डिफरेंशिएशन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो dy बाय dx के बहुत सारे मायने हैं, मैं आपको बता देता हूं। dy बाय dx के बहुत सारे मतलब होते हैं। देखो मैं आपको बताता हूं फटाफट से, है ना, मैं लिख नहीं पाऊंगा सारी चीजें, टाइम जाएगा अपना। dy बाय dx का मतलब क्या है, इसका सबसे पहला मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, हर बच्चे को पता है। इसका दूसरा मतलब है इंस्टेंटेनियस डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसका तीसरा मतलब है द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसका चौथा मतलब है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, या इसमें इंस्टेंटेनियस ऐड कर लोगे तो और फिजिक्स के अकॉर्डिंग थोड़ी सी ये क्लैरिटी मिल जाएगी यहाँ पे आपको। इसके बाद इसका अगला मीनिंग है जो हमारे मैथमेटिक्स में सुपर इंपॉर्टेंट है, दैट इज इट रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब लेकिन आपके एओडी वाले चैप्टर से टेंजेंट नॉर्मल को डिलीट कर दिया, लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए कि dy बाय dx जो होता है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। और इसी को इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए मैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहूंगा। क्या कहूंगा, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स। तो ये जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट वर्ड है इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। dy बाय dx को डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहा जाता है। अब सवाल ये आता है कि क्या सिर्फ dy बाय dx को कहा जाता है, सर डबल डेरिवेटिव को नहीं कह सकते क्या? मैंने कहा बिल्कुल कह सकते हैं। दुनिया के तमाम ऑर्डर के डिफरेंशिएशन, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर का हो, सेकंड ऑर्डर का हो, थर्ड ऑर्डर का हो या nth ऑर्डर का हो, इट डजंट मैटर, उन सबको हम कहेंगे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ये सबके सब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होंगे। इतना क्लियर है सबको? अच्छा, आपको ये तो पता होना चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो y होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x होता है। हम जानते ही फंक्शन हमने पढ़ा है, y इक्वल टू fx के फॉर्म में फंक्शन हमेशा लिखा जाता है, जिसमें x जो होता है ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y जो है ये डिपेंड कर रहा होता है x पर, तो इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ये बहुत बेसिक बातें, बहुत बेसिक बातें जब आप फंक्शन को शुरू करते हैं वहां पे सिखाई जाती है। व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, व्हाट इज कांस्टेंट। अच्छा, वेरिएबल भी दो टाइप के हो गए, एक होता है फिक्स वेरिएबल, एक होता है आर्बिट्ररी, नहीं वेरिएबल नहीं, कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ। कांस्टेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिक्स कांस्टेंट, एक होता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये वेरिएबल की डेफिनेशन, कांस्टेंट की डेफिनेशन, बहुत बेसिक चीजें हैं जो फंक्शन के दौरान आपने सीखी होगी, राइट है। चलिए अब एक बार इसको देख लें, ऑफिशियली क्या लिखा हुआ है। एन इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब कि y, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब कि x, कहां लिखूं, इस तरफ लिख देता हूं, एंड डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल्स इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव होना चाहिए, मतलब कि dy अपॉन dx होना चाहिए, या फिर d2y बाय dx स्क्वायर होना चाहिए, एंड सो ऑन, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि y और x की फॉर्म में ही हो, कई बार आपको t और x की फॉर्म में भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मिल सकते हैं, जैसे dt बाय dx, डी स्क्वायर टी बाई डी एक्स स्क्वायर, इस तरीके के फॉर्म में भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब मैं एक आध एग्जांपल लिख दूं डिफरेंशियल इक्वेशन का, एक आध एग्जांपल यहाँ पे होगा, वैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, इसमें आप देख सकते हैं dy बाई डी एक्स यहाँ पे मौजूद है, y भी मौजूद है, x भी मौजूद है, तो ये बन गई एक डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसको 0 से इक्वेट किया है, इसीलिए इसको इक्वेशन कहा जा रहा है। बात समझ में आ गई क्या? इसके बाद है जैसे सपोज एक और एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब इक्वल टू 0। और यहाँ पे ये दो एग्जांपल से ये समझ में आता है कि ये तीन चीजों तो होनी ही चाहिए। साथ ही साथ ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि डी वाई बाई डी एक्स की पावर कुछ आप लगा नहीं सकते, डी वाई बाई डी एक्स की कोई पावर भी आप लगा सकते हैं, एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएशन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी आप रख सकते हैं। बात समझ में आ गई क्या? सॉर्टेड है इतनी बात। चलिए ये हो गया एग्जांपल। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अगले टाइटल की तरफ। अगला जो हमारा टाइटल है दैट इज ऑर्डर एंड डिग्री, ठीक है। तो ऑर्डर और डिग्री के ऊपर बात करते हैं। चलिए ऑर्डर का मतलब क्या है, सबसे पहले बात करेंगे ऑर्डर। तो हेडिंग लिख दिया मैंने ऑर्डर, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी कि भैया ऑर्डर जो होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ध्यान से सुनना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहां पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव
ठीक है भैया, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है उसी को ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दो एग्जांपल आपके सामने लिखे थे, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या रहने वाला है, तो आप तुरंत से फट से बोलोगे कि सर आपने अभी बताया कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब ये है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ होगा। उस डिफरेंशियल इक्वेशन को देख करके ये ऑब्जर्व करना है कि किसी फंक्शन का मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ होगा। तो यार एक बार हुआ होगा, देखो यहाँ पे एक ही बार लिखा है, तो ऑर्डर इसका हो जाएगा 1। अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देख करके आपको ऑर्डर लिखना आया, पूछा मतलब किसी ने, बताओ ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर। तो यार हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है यहाँ पर, देखो आप यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएशन हुआ, यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ, तो 2 बार जो आपका डिफरेंशिएशन हो रहा है ये हाईएस्ट टाइम हो रहा है, तो ऑर्डर यहाँ पे 2 हो जाएगा। आप गलती से भी इसको डी क्यूब आई बाय डी एक्स क्यूब मत समझ लेना, ये होल डिग्री है, यहाँ पे ये होल डिग्री है, फर्स्ट डेरिवेटिव की होल डिग्री है, 3 बार डिग्री है ये, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये डी क्यूब बाय डी एक्स क्यूब लिख दिया आपने, 3 को अंदर उचका दिया, ऐसा नहीं करना गलती से भी, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर ऑर्डर इसका 2, सॉर्टेड है। ऑर्डर की डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक नोट यहाँ पर मैं जरूर लिखना चाहूंगा कि ऑर्डर जो होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये हमेशा डिफाइन होता है, ठीक है। तो ऑर्डर इज ऑलवेज डिफाइंड। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा जब हम डिग्री पे चलेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ऑर्डर हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफाइंड होगा। किसी भी सूरत हाल में डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 100% डिफाइंड होगा आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ऑर्डर की डेफिनेशन एक बार देख लो, इट इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अकरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमने देख ही लिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे और एग्जांपल लिखें, जैसे कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ऑर्डर बताना है। चलो जल्दी से बता दो इसका ऑर्डर क्या होने वाला है। देखो जल्दी से, डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दे रखी है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब प्लस एक्स इक्वल टू 0। इसका ऑर्डर क्या रहने वाला है। देखो यहाँ पे मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ, 2 बार। यहाँ पर एक ही बार हुआ और एक बार हुआ उसकी पावर 3 लगा दी, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे ऑर्डर 3 बार हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएशन है, तो हैंस इसका जो ऑर्डर होगा वो 2 हो जाएगा। ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा। सॉर्टेड है। आगे बढ़े। अब देखो अगला जो एग्जाम्पल दिया है इसमें देखो यहाँ पर मैक्सिमम 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, यहाँ पर 1 बार हुआ है, यहाँ पर 2 बार हुआ है, ठीक है। अब अगेन इसकी डिग्री से हमें कोई लेना देना नहीं है, जो मैक्सिमम हुआ है डिफरेंशिएशन उसको ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पर मैक्सिमम 3 बार हुआ है, तो हैंस इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर इसका 3 हो जाएगा। क्या हर बच्चे को समझ में आ गया ऑर्डर का मतलब? बहुत आसान है, ऑर्डर निकालना बहुत आसान है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर निकालना बहुत ही आसान काम होता है। इसको हटा देते हैं। चलिए आगे बढ़े। अब बात करते हैं डिग्री की, ठीक है। तो डिग्री क्या है, बेसिकली मैं डिग्री अपने साधारण शब्दों में आपको समझाना चाहता हूं कि डिग्री क्या है। डिग्री क्या है बेसिकली कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, ध्यान से सुनना, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसकी जो पावर होती है, उसी को डिग्री कहा जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो बस डेफिनेशन एक बार देख लो, इट इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब ये आफ्टर वाला वर्ड मैं बाद में समझाऊंगा आपको, पहले तो इतनी बात समझ में आ गई। अब ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां पर जो मैंने लिखा था नोट कि भैया ऑर्डर हमेशा डिफाइंड होता है, डिग्री में थोड़ा सा लोचा है। डिग्री में लोचा ये है, लोचा मतलब दिक्कत है थोड़ी सी कि डिग्री हमेशा डिफाइन नहीं होगी। कई बार ऐसा भी होगा आपके साथ कि डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइंड ही नहीं हो रही है। ऐसा कैसे हो सकता है, मैं बताऊंगा अभी कैसे हो सकता है। तो कई बार ऐसा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन ना पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं लिखी होगी। अब ये क्या नहीं बोला है सर, पॉलिनोमियल फॉर्म क्या है भैया? पॉलिनोमियल फॉर्म आप देखो, पॉलिनोमियल आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है कि जैसे एक पॉलिनोमियल है px, जैसे कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c करके एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जहां पर वेरिएबल क्या है, x है। अब पॉलिनोमियल का डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या कनेक्शन है, या डिफरेंशियल इक्वेशन का पॉलिनोमियल फॉर्म क्या होगा, ये समझो। पॉलिनोमियल फॉर्म का मतलब होता है कि जो आपके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होते हैं, dy बाय dx ले लो या d2y बाय dx स्क्वायर ले लो या जो भी, ये हमेशा इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इंडिपेंडेंट मतलब कि ये फ्री होने चाहिए, ये पॉलिनोमियल फॉर्म में होने चाहिए। ये कहीं किसी साइन थीटा के एंगल में थीटा बन के नहीं बैठे हो, ये ध्यान रखना है आपको। कौन ये किसी ई की पावर में नहीं बैठे हो, ये किसी लॉग के अंदर नहीं फंस गए हो। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है ऑर्डर डिग्री को डिफाइन करते वक्त। तो डिग्री को डिफाइन करते वक्त बस ये ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल फॉर्म होना मैंडेटरी है, ठीक है। और अगर पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं है तो डिग्री डिफाइन नहीं होगी। मैं आपको डेफिनेशन पूरी तरीके से यहाँ पे दिखाता हूँ। It is the degree of the highest order derivative occurring in the differential equation after it has been expressed as the polynomial in the derivatives.
इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं दोबारा से, ठीक है, दूसरे कलर से इसको मैंने कर दिया अंडरलाइन। पॉलिनोमियल्स इन डेरिवेटिव्स, ठीक है, दैट इज द पावर ऑफ ऑल द डेरिवेटिव इन्वॉल्व्ड एज होल नंबर्स। कहने का मतलब ये है कि जो आपके डेरिवेटिव्स हैं वो आपके उसकी पावर आपकी कैसी होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं यहां पर ये जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है इसकी पावर होल नंबर नहीं है, इसकी पावर तो रेशनल है। सिर्फ इन्होंने पावर के बारे में बोला है, जबकि यहां पर आपका साइन थीटा का थीटा नहीं बनना चाहिए, ई की पावर में नहीं होना चाहिए, लॉग के अंदर नहीं फंसा होना चाहिए। छोटी छोटी बातें यहां पर मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो मैं आपको और बता देता हूं, जैसे सपोज एक डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने लिखी, ई की पावर में dy बाई डी एक्स प्लस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस का 3y इक्वल टू 0, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब मैंने कहा कि बताओ ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर तो सिंपल है, ऑर्डर तो हमेशा डिफाइन ही होने वाला है। ऑर्डर होगा इसका कितना 2, क्योंकि हाईएस्ट डिफरेंशिएशन यहाँ पे 2 बार हुआ है। अब जैसे मैंने आपसे कहा बताओ डिग्री, तो आप बोलोगे सर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो मैक्सिमम बार हो रहा है, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, उसकी जो पावर है वो डिग्री है, तो इसकी जो पावर है वो 1 है, इसकी पावर 1 है, तो आप आंसर दे दोगे खटाक से 1, लेकिन आंसर 1 इसका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहां पर ई की पावर में आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फंसा हुआ है। इसको आजाद करो, आजाद, इसको आजाद करो, इसको फ्री करो यहां से। आप इसको फ्री नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर कहीं पर कोई डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जैसे फंसा हुआ है, उसको आप थोड़ा बहुत स्क्वायरिंग करके लॉग लेकर के अगर फ्री कर सकते हैं तो दिक्कत नहीं है। नहीं कर सकते हैं तो फिर ऑर्डर तो डिफाइन होगा, लेकिन डिग्री नॉट डिफाइन होगी, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पे सोच भी रहे हैं कि सर मैं लॉग ले लेता हूँ, तो इसको उधर भेज देंगे, लॉग लेंगे, तो लॉग लेते ही ये लॉग में फंस जाएगा, ठीक है। अभी हमारी शर्त ही तो यही थी कि भाई लॉग के अंदर नहीं होना चाहिए। जैसे मैं इधर लिख देता हूँ, जैसे लॉग के अंदर अगर dy बाई डी एक्स लिखा है तो ये डिग्री को डिफाइन नहीं करेगा। साइन का कोई एंगल लिखा हुआ है, मान लो dy बाई डी एक्स, तो ये भी डिग्री को डिफाइन नहीं करेगा। ऑर्डर तो हमेशा डिफाइन होगा, लेकिन डिग्री में गड़बड़ हो जाएगी। अभी एग्जाम्पल करेंगे ना बहुत सारे, तो आपको समझ में आएगा, क्लैरिटी मिलेगी आपको। जैसे ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन मेंशन है, ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बिल्कुल फ्री है, इसको कोई लेना देना नहीं है ना, ये कहीं फंसा हुआ नहीं है, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है। ये रूट में y है, y डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं है, y तो आपका एक वेरिएबल है। तो यहाँ पर ऑर्डर भी डिफाइंड है और डिग्री भी डिफाइंड है। तो जल्दी से बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे ऑर्डर कितना आने वाला है। देखो इस इक्वेशन के लिए जो ऑर्डर होगा, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 3 बार, तो ऑर्डर हो गया 3, है ना। 3 बार डिफरेंशिएशन हाईएस्ट हो रहा है यहाँ पे। अब अगर मैं बात करूँ डिग्री की, तो डिग्री क्या हो जाएगी, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसकी जो पावर है वही इसकी डिग्री हो जाएगी। तो डिग्री हो जाएगी 2, यहाँ पे सॉर्टेड है। आगे चलते हैं। अब ये वाला एग्जाम्पल है, देखो अब यहाँ पर इस एग्जाम्पल को ध्यान से गौर से देखो। अगर मैं आपसे पूछूं ऑर्डर कितना, ऑर्डर भी पूछ रहा हूं मैं, साथ साथ ऑर्डर और डिग्री दोनों की प्रैक्टिस चल रही है एक साथ। हालांकि इन्होंने सिर्फ डिग्री का पूछा है, बट मैं ऑर्डर डिग्री दोनों समझा रहा हूं। तो यहां पर ऑर्डर हो जाएगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितनी बार है, 2 बार। यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, यहाँ पे 1 बार हुआ है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ डिग्री, तो आप डिग्री तुरंत से पहले बोलोगे सर जी नॉट डिफाइन। क्यों नॉट डिफाइन? क्योंकि अभी जो कहानी मैंने समझाई कि ई की पावर में आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, वो फ्री होना चाहिए, वो पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए। ये पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये ई की पावर में फंस गया, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ने डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को जकड़ के रखा हुआ है, ये फ्री नहीं कर सकता उसको, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि यार मैं लॉग ले लूंगा, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं लॉग ले लूंगा, तो लॉग लेकर के भी नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है इतनी बात? चलिए भैया, अब और 1-2 एग्जांपल समझते हैं। अच्छा, रिमार्क लिखा हुआ है यहाँ पे, देखना ध्यान से। इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द पॉलिनोमियल इन द डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व्ड, देन इट्स डिग्री इज अनडिफाइंड। लिखा हुआ है क्लियरली कि डिग्री आपकी अनडिफाइंड रहेगी हमेशा। अब देखते हैं ऑर्डर और डिग्री पर बेस कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसके क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। अब देखो इसके क्वेश्चन आसान तो होते हैं, लेकिन यहाँ पे या तो आप पूरी तरीके से सही करोगे या पार्शियली रॉन्ग कर दोगे। पार्शियली रॉन्ग इसलिए क्योंकि आप ऑर्डर तो कर दोगे डिफाइन, ऑर्डर तो हमेशा सही होगा आपका आंसर, लेकिन डिग्री का आंसर आपका गलत हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा समझदारी से काम करना, ठीक है। अच्छा, एक बार और मैं बता दूं, यहाँ पर क्लियरली बोला था कि आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो है वो होल नंबर्स में होना चाहिए। क्लियरली लिखा है, द पावर्स ऑफ ऑल द डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व आर इन होल नंबर। तो अब जैसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे दिख रहा है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, सबसे पहले तो ऑर्डर की अगर बात करें तो ऑर्डर तो इसका 2 आने वाला है, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे 2 मतलब 2 बार हुआ है, तो ऑर्डर इसका 2 है। लेकिन डिग्री डिफाइन करते वक्त यहाँ पे हमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस का
पालन करना होगा, उनको फॉलो करना होगा। तो रेस्ट्रिक्शंस ये है कि भैया आपकी जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की जो डिग्री होगी वो आपकी होल नंबर होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1/5 इज नॉट अ होल नंबर, ये तो आपका रेशनल नंबर है। और इससे फर्क क्या पड़ रहा है? फर्क ये पड़ रहा है कि ये जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है ये थोड़ा सा है ना बंदी है ना, बंदी है, ये इसको फ्री करना पड़ेगा। कैसे बंदी है भाई साहब? ये देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस 1/5 को हटाना है। तो इसको कैसे हटाओगे भाई? दोनों तरफ आप पावर 5 लगा दो, बहुत ईजी है। तो दोनों तरफ मैंने पावर 5 लगा दिया, तो ये हो जाएगा d2y/dx² की होल पावर 5 इक्वल टू y प्लस dy/dx की होल पावर 7। ठीक है, और इसकी पावर 5 लगाते ही ये 1 बन जाएगा पावर में। अब आप देखो, अब ये इतना लिख दिया ना, अब यहां से आप बहुत इजीली आंसर निकाल पाओगे। बताओ, अब बताओ ऑर्डर कितना? सर जी ऑर्डर इसका तो आपने बता ही दिया था, ऑर्डर तो इसका 2 है। ऑर्डर कितना है? ऑर्डर इसका 2 है, ऑर्डर में कोई लफड़ा नहीं है। बात करेंगे डिग्री की, तो डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका यहाँ पर है, इसकी जो पावर है वो डिग्री है, तो इसकी पावर कितनी है? 5। तो ये आपकी डिग्री हो गई। बच्चे का मन करेगा सर ये 7 क्यों नहीं है डिग्री? भाई ये इधर देखो, यहाँ पे ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है, ये एक बार डिफरेंशिएशन है, ये 2 बार है। अब बच्चा, छोटे बच्चे तो हो नहीं, तुमको हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब समझाऊं। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब ये है कि मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है। यहां 1 बार हुआ है, यहां 2 बार हुआ है, तो जहां 2 बार हुआ है उसी की डिग्री को काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके फाइनल आंसर्स हो जाएंगे। सॉर्टेड है, इजी था। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर देखें एक बार। आंसर है क्या? ऑर्डर 2 है, डिग्री 5 है, यही आंसर है, और ये आंसर हमने निकाला है, वही बिल्कुल मैच हो गया। अगला क्वेश्चन, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहां पर dy/dx जो है, सही मायने में अगर देखा जाए तो dy/dx इक्वल टू -y प्लस ये dy/dx की पावर -1 लिखा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन भी करवाया, उसके पहले उस बात को दोबारा अंडरलाइन करके समझाया कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की डिग्री यहाँ पे होल नंबर होनी चाहिए। अब ये होल नंबर नहीं है -1 आपका इंटीजर है। तो क्या करेंगे, ऐसा ना लिख करके हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे यहाँ पर? एलसीएम। y के नीचे 1 लिखा, चुपचाप से एलसीएम लिया, तो dy/dx इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा dy/dx, ऊपर जाएगा माइनस का y इंटू dy/dx और प्लस का 1। अब ऐसा करने से फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि ये dy/dx को कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा dy/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड माइनस का y dy/dx प्लस का 1 बचेगा। इतना अगर आपने लिख दिया तो यहां से आपका आंसर फाइंड आउट करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ जल्दी से ऑर्डर क्या रहने वाला है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है? 1 बार हुआ है, तो ऑर्डर इसका 1 हो जाएगा। अगर मैं डिग्री की बात करूं तो डिग्री इसकी हो जाएगी 2, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहां पर लिखा हुआ है, इसी की डिग्री 2 आपका आंसर हो जाएगा। यहां भी लिखा है हालांकि, लेकिन उसकी डिग्री काउंट नहीं होगी, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की ओवरऑल पावर देखना है। ठीक है, तो डिग्री हो जाएगी 2। एक बार देखें आंसर इसका, ऑर्डर 1 डिग्री 2, ये हो गया ऑर्डर 1 और डिग्री 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा यहां पर आप फिर कंफ्यूज हो सकते हो, आप सर ये भी तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये भी हाईएस्ट। अब देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में जो बड़ी पावर होगी वही डिग्री काउंट की जाएगी। तो यहां पावर 1 है और यहां पे पावर 2 है, तो पावर 2 को आप डिग्री में काउंट करोगे। बात समझ में आई क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये हो गया, इसके बाद अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखो, बस ध्यान से देखना ही है इसको। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहां राइट हैंड साइड में साइन में थीटा जो एंगल है वो आपका एक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। यस और नो? साइन में जो एंगल थीटा है वो एक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। तो बेसिकली इसका ऑर्डर तो डिफाइंड होगा, लेकिन डिग्री डिफाइंड किसी भी हाल में नहीं होगी। ठीक है, तो ऑर्डर की अगर बात करें, ऑर्डर हो जाना है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहां, यहां और यहां में 3 बार 2 बार यहां हुआ है, तो ये ऑर्डर आपका 2 हो गया। ठीक है, इन तीनों में यहां बोल दो या यहां बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, ऑर्डर यहां से भी देख के बता सकते हैं। अब अगर डिग्री की बात करें तो डिग्री हो जाएगी इसकी नॉट डिफाइंड, डिग्री हो जाएगी नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, एक बार आंसर देखते हैं इसका। ऑर्डर इज 2 बट डिग्री इज नॉट डिफाइंड। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री। अगेन साइन इनवर्स में ये फंसा हुआ है। ठीक है, अब ध्यान देखो, ध्यान से देखो, साइन इनवर्स में ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फंसा हुआ है, तो आपके मन में पहला ख्याल ये आएगा कि सर ने अभी बताया था कि साइन थीटा का एंगल नहीं होना चाहिए। साइन क्या मतलब? कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, चाहे वो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हो या इनवर्स हो, उसके अंदर आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं फंसा होना चाहिए। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि, सवाल मतलब
सवाल का आंसर आ रहा होगा आपके मन में कि सर ऑर्डर तो इसका 2 है, डिग्री नॉट डिफाइन है। ऐसे कितने बच्चे जिनको लग रहा है कि डिग्री नॉट डिफाइन है? जिन जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है वो सब गलत सोच रहे हैं। क्यों गलत सोच रहे हैं? क्योंकि मैंने आपसे ये भी कहा था कि आप उसको अगर सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो प्लीज करिए, उसको प्लीज उसको सिंप्लीफाई करिए। यहां पर क्लियरली दिख रहा है कि अगर साइन इनवर्स को हटा दूं यहां से मैं और साइन को इधर ले आऊं, साइन इनवर्स को इधर ले आऊं, तो ये साइन बन जाएगा इधर x प्लस वाई। अब यहां पर तो मेरा कोई डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं फंसा हुआ है साइन के एंगल में, वेरिएबल है ये, इनको फंसने तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ये आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आजाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आजाद। इसको आजादी मिल जाएगी, और जैसे ही आजादी मिल जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन ये ना कंसीडर करके हम ये कंसीडर करेंगे, ये एक्चुअल डिफरेंशियल इक्वेशन रही होगी। ठीक है, सामने वाला आपसे 4 गुना चालाक है तो आपको भी चालाकी दिखानी पड़ेगी। बात समझ में आई क्या? तो यहां से दिख रहा है क्लियर कि कोई डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मेरा कहीं फंसा हुआ नहीं है, ये पॉलिनोमियल फॉर्म में आ गया। तो अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर यहां से हो जाएगा 2। अगर मैं डिग्री की बात करूंगा तो डिग्री यहां से आ जाएगी 1, क्योंकि इस d2i बाय dx स्क्वायर की होल डिग्री कितनी है? यहाँ पे 1 है, तो हेंस इसकी डिग्री हो जाएगी 1, ऑर्डर हो जाएगा 2। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, सबको समझ में आ रहा है? सॉर्टेड है। ऑर्डर इन डिग्री सिर्फ 1 नंबर की लड़ाई है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में, लेकिन ये लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी अगर आप 80 आउट ऑफ 80 टारगेट कर रहे हैं तो। आगे बढ़ते हैं, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस। अब यहां पर आप ध्यान से देखो, अगेन लॉग के अंदर आपको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फंसा हुआ दिख रहा है, तो आपके मन में फिर से ख्याल आएगा कि सर यहाँ पर ऑर्डर तो डिफाइन है लेकिन डिग्री डिफाइन नहीं है। ये ख्याल को अपने जहन से हटा लो, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ से लॉग हटाऊंगा dy बाय dx की वैल्यू बन जाएगी e की पावर में x प्लस 2y। यस और नो? चेक करो जल्दी से क्या सही लिखा है मैंने। कितने ऐसे बच्चे जिनको लॉग पूरा आता है, अच्छे से लॉग को हटाना आता है? नहीं आता है तो बेसिक मैथ का लेक्चर जाके देख लेना। ठीक है, JME 2.0 पे मैंने लिया हुआ है, राइट है, वहां पर मैंने बेसिक मैथ बहुत अच्छे से पढ़ाया है। लॉगरिथम सबसे एंड में पढ़ाया है वेविकर के साथ, तो वहां से आप देख सकते हैं कि लॉगरिथम के टूल्स किस तरीके से काम करते हैं। लॉग हटा, लॉग यहाँ पर ln लिखा है, ln मतलब लॉग विद बेस e, लॉग समथिंग विद बेस e, तो ये ln मतलब नेचुरल लॉग होता है जिसमें बेस e होता है। तो लॉग हटता है तो बेस क्या करता है? सामने वाले को अपने सिर पे चढ़ा लेता है, तो e की पावर में ये सिर पे चढ़ गया और यहाँ पर ये बचा रह गया। अब ये आपका एक पॉलिनोमियल फॉर्म बन गया यहाँ पे। तो जो इनिशियली हमें दिख रहा था कि dy बाय dx जो है वो फंसा हुआ है यहाँ पे, पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, वो अब बन गया यहाँ पे। तो ऑर्डर बताओ जरा। ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पे 1, क्योंकि हाईएस्ट डिफरेंशिएशन एक बार हुआ है, और डिग्री भी यहाँ से 1 हो जाएगी, डिग्री भी 1 हो जाएगी, तो हेंस ऑर्डर और डिग्री दोनों का आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, एक बार दिखा दें आपको, ये देखो आंसर यहाँ पे मैच हो गया, सॉर्टेड है। आगे बढ़ते हैं हम, अगला क्वेश्चन। अच्छा, 4 ऑप्शन के साथ यहाँ पे सवाल आपके सामने आया, मैं हट जाता हूँ। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, जरा बताओ जल्दी से कौन सा आंसर आएगा इसमें। द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, सिर्फ डिग्री बताना है, ये ध्यान रखना है ना, क्वेश्चन को पूरा ढंग से पढ़ा करो। सामने वाला आपसे सिर्फ डिग्री की डिमांड कर रहा है, ऑर्डर नहीं पूछा है उसने, लेकिन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऑर्डर डिग्री दोनों पे बात कर लेंगे। पहले डिग्री का आंसर देते हैं, क्या यहाँ पर पॉलिनोमियल फॉर्म है? यस और नो? क्या यहाँ पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पॉलिनोमियल फॉर्म लिखा हुआ है? एक बार जल्दी से चेक करो। 1 प्लस dy बाई dx का होल क्यूब, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, पावर भी सारी होल नंबर है। इसके बाद d2y बाई dx स्क्वायर की पावर में 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी पावर होल नंबर है, कोई लफड़ा नहीं है, मतलब कि हाँ ये एक पॉलिनोमियल फॉर्म लिखा हुआ है, इट इज अ पॉलिनोमियल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको ये देखना है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर आपका आंसर होने वाला है। तो यहां पर एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, यहां पर 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो ये जो 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है यहीं से आपको डिग्री का आंसर मिलेगा, इसकी जो पावर होगी वही आपका डिग्री है, तो इसकी पावर 2 है, तो हेंस यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर से डिग्री का सवाल हमसे पूछा गया है, ध्यान से देखो। क्या ये एक पॉलिनोमियल फॉर्म लिखा हुआ है? अपने आप से सवाल पूछो, क्या ये एक पॉलिनोमियल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है? यस और नो? क्वेश्चन मार्क के साथ आप पूछिए जल्दी से अपने आप से। तो देखो यार, यहाँ पर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉग के अंदर आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फंसा हुआ है। आप चाह करके भी यहाँ से लॉग को अगर हटा भी दोगे तो ये वाली पूरी पार्टी ई की पावर में चली जाएगी, मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ई की पावर में फंस जाएगा, कभी भी ये पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो हेंस यहाँ से जो डिग्री होगी वो नॉट डिफाइन हो जाएगी, तो यहाँ से डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। सॉर्टेड है यहाँ तक की बात? ठीक है,
चलिए ये वाली बात अगर क्लियर है तो हमने दो पड़ाव बड़े तो नहीं, एक छोटा सा और एक थोड़ा सा बड़ा पड़ाव था वो पार कर लिया। इस चैप्टर का 30% हिस्सा हमारा यहाँ से खत्म हो जाता है, जिसमें हमने डेफिनेशन, उसके बाद हमने ऑर्डर एंड डिग्री पे ठीक ठाक प्रैक्टिस कर ली है मेरे ख्याल से। अब आप बोर्ड पीवाईक्यू को उठाना, आपकी बोर्ड पीवाईक्यू उठाना, वहां पे कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के मिलेंगे। वहां पे कुछ थोड़े से इंप्रोवाइजेशन भी किया है कि सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री बताओ, एक डी बाई डी एक्स करके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दे करके फिर उसकी डिग्री या ऑर्डर पूछा है। तो इस तरह के छोटे मोटे इंप्रोवाइजेशन किए हैं। आपके एग्जाम्पलर में कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे दिए हैं, तो आप बोर्ड पीवाईक्यू प्लस एग्जाम्पलर से इसके सवाल लगाना, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेना ऑर्डर डिग्री से। 1 नंबर की लड़ाई है, 1 मार्क्स की लड़ाई है, लेकिन क्यों गलत होना यार, इतना छोटा सा और बेसिक सा टॉपिक है, तो यहां से भी 1 नंबर आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो मैं आपको सिलेबस जब दिखा रहा था तब मैंने कहा था सॉल्यूशन 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है जनरल सॉल्यूशन और दूसरा मैंने बताया था पर्टिकुलर सॉल्यूशन। हालांकि जो बच्चा समझदार है उसको यहाँ नाम से पता चल रहा है कि जनरल और पर्टिकुलर में क्या डिफरेंस होने वाला है, लेकिन पहले मोटा मोटा मैकेनिज्म समझो कि एक्चुअल में डिफरेंशियल इक्वेशन में हम करते क्या है। जैसे होता है ना कि यार ये चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसमें चल क्या रहा है, इसका फायदा क्या है। तो देखो यार, डिफरेंशियल इक्वेशन में हम एक्चुअल में करते क्या है। 2 तरीके के सिनारियो यहाँ पे होते हैं। पहला सिनारियो होता है कि आपको एक फंक्शन दे देगा y = fx के फॉर्म में और बोलेगा कि बताओ एक डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करो। क्या करो? डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करो। और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपका डिलीटेड हो चुका है, ये मैं सिलेबस के दौरान बता चुका हूं आपको। तो ये वाला टाइप आपका हट गया, मतलब कि एक काम हमारा यहां से, एक बर्डन हमारा कम हो गया। अब दूसरी टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे इस चैप्टर में, वो होते हैं कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन होती है और हमें इसको सॉल्व करके क्या करना होता है, एक फंक्शन बनाना होता है। सर ये तो इसका वाइस वर्सा हो गया। मैंने कहा बिल्कुल, वहां पर फंक्शन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होती थी और यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके फंक्शन बनाना होता है ना, उसका उल्टा काम। तो ये उल्टा वाला काम आपके सिलेबस में है, ये वाला आपके सिलेबस में नहीं है। तो बस बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन टाइटल दे दिया यहाँ पे। कैसे सॉल्व करेंगे, कितनी मेथड है, वो सब अभी बाद में सीखेंगे। लेकिन जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो 2 टाइप के सॉल्यूशन आते हैं, पहला जनरल और दूसरा पर्टिकुलर। अब बेसिकली जब आप सॉल्व करते हैं, ऑफ कोर्स आपको dy/dx मिला होगा, उसको आपको हटाना होगा। तो dy/dx को हटाने के लिए और y लाने के लिए एक ही है इंसान जो आपके बहुत काम का है, वो है इंटीग्रेशन। क्योंकि dy/dx क्या है, एक डिफरेंशिएशन है, उसको हटाना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यार इंटीग्रेशन अगर आप कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, हम लोग पूरा इंटीग्रेशन पढ़ के आए हैं। तो इंटीग्रेशन में होता है एक टाइप दैट इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और एक होता है डेफिनेट। डेफिनेट तो यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हम करेंगे। तो जब भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है तो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट, जिसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहा जाता है, वो ऐड होता है, यस और नो। तो जब आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऐड होगा फंक्शन बनाते टाइम, ठीक है, आपने डिफरेंशियल इक्वेशन का फंक्शन बनाया और वहां पे एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऐड कर दिया, बस अगर यहां तक सॉल्व करना है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम जनरल सॉल्यूशन कहेंगे, जहां पे सी की अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग फंक्शंस आपको मिलते जाएंगे। एक जनरलाइज सॉल्यूशन आ जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये तो हो गया जनरल सॉल्यूशन। फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जहां पे आपको x और y की वैल्यू सामने वाला दे देगा कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए x इतना है, y इतना है। तो जब अगर आपको x और y दे दिया तो उसने आपको ये ग्रीन सिग्नल दे दिया कि जाओ आप आर्बिट्ररी कांस्टेंट को निकाल लो, आर्बिट्ररी कांस्टेंट को निकाल लो और फिर वापस से उस c की वैल्यू रख दो। तो उस केस में आपका जो सॉल्यूशन आएगा, जो जनरलाइज सॉल्यूशन था, वो किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है सबको? अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त, तो वहां पे एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड होता है। अगर सिर्फ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तक सॉल्व करना है, मतलब आप जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। लेकिन अगर आपको कोई सिचुएशन दे रखी है सवाल के अंदर कि x इतना है, y इतना है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन की तरफ अप्रोच करेंगे। बस यही दोनों में बेसिक डिफरेंस है। फटाफट से डेफिनेशन देख लो एक बार। द सॉल्यूशन और द इंटीग्रल ऑफ द प्रिमिटिव ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ रिलेशन बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल फ्री फ्रॉम, ओके ठीक है, ये तो हमें पता ही है। ये जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन की कहानी यहाँ पे लिखी हुई है। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग exactly the same number of arbitrary constant as in the order of the differential equation is called the general solution। मतलब कि जितने नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतना आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट वहां पे अवेलेबल होगा, मतलब उसके ऑर्डर के हिसाब से अवेलेबल होगा, तो उसको हम बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। जो मैंने समझाया, साधारण शब्दों में समझाया, वही बात थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीके से यहाँ पे लिखी है बुकिश लैंग्वेज में। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब क्या है? अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय असाइनिंग द वैल्यू
टू द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जो मैंने आपको समझाया वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। ये डेफिनेशन कोई आपसे नहीं पूछेगा, आपसे तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये तो हमें मोटा मोटा समझ में आ गया था कि भाई ये वाला हमारे सिलेबस में नहीं है, ये हमारे सिलेबस में है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके फंक्शन बनाना है। तो कितनी मेथड्स अवेलेबल है इस चैप्टर में, तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे टोटल, वैसे मैंने 4 दिखा दिया, 3 मेथड अवेलेबल है। चौथी वाली इन द सेंस कि वो एलडी के मैं 2 टाइप ले लेता हूँ ना, इसलिए मेरे दिमाग में 4 चल रहा है, बट आपके पास टोटल 3 मेथड यहाँ पे अवेलेबल है। पहली वेरिएबल सेपरेबल, मैं दिखा देता हूँ इधर, पहला है वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है। दूसरा है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और तीसरा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें 2 टाइप होते हैं अलग अलग, ठीक है। तो ये 3 मेथड हमें पढ़नी है यहाँ पे, 1 बाय 1 तीनों मेथड को हम खत्म करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे, कहाँ गायब हो गया, ये रहा। सबसे पहले हम शुरू करेंगे वेरिएबल सेपरेबल को। इसमें सबसे इजी ये होती है, सबसे इजी, ठीक है, बहुत इजी। ये थोड़ा सा, ये वाला थोड़ा सा मॉडरेट में बोलूंगा, और एचडी भी मॉडरेट ही है, टफ तो कुछ है नहीं इसमें, कुछ भी टफ नहीं है यहाँ पे, सब कुछ मॉडरेट है, ठीक है। होमोजीनियस के अंदर जब हम लोग आगे कुछ मतलब इसकी सॉल्विंग अप्रोच को सीखेंगे और जब इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो होमोजीनियस के अंदर वेरिएबल सेपरेबल का इस्तेमाल होगा आगे जाके। तो वेरिएबल सेपरेबल को बहुत ध्यान से समझना, इस पे थोड़ा सा अपना कॉन्सेंट्रेशन अच्छे से बना के रखना, इसी का इस्तेमाल होमोजीनियस में होगा। एलडी में नहीं होता, एलडी का एक अपना सॉल्विंग अप्रोच है, वहां पे वेरिएबल सेपरेबल या एचडी का कोई भी इस्तेमाल नहीं है, लेकिन हाँ वेरिएबल सेपरेबल का इस्तेमाल होमोजीनियस में है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए वेरिएबल सेपरेबल से शुरू करते हैं। एज द नेम इंडिकेट, क्या लगता है आपको वेरिएबल सेपरेबल का मतलब क्या है? एज द नेम इंडिकेट कि आपको वेरिएबल को सेपरेट करना है। कैसे सेपरेट करना है, मैं इस तरीके से याद रखता हूं कि भैया आपको पूरी वाई की फैमिली ऑफ वाई को लेफ्ट हैंड साइड कर देना है और इक्वल टू के उस तरफ फैमिली ऑफ एक्स को ले जाना है, फैमिली ऑफ एक्स को लेके जाना है। बस यही वेरिएबल सेपरेबल है। बुकिश लैंग्वेज में कुछ अलग तरीके से चीजें लिखी है, वहां पे उन्होंने थोड़ा इशारों में बात की है कि अगर x का फंक्शन है तो इधर ले जाओ, y का फंक्शन है इधर ले जाओ, dy है तो इधर रखो y की तरफ, dx है तो उधर रखो x की तरफ, बस एक ही बात है। तो फैमिली ऑफ y में तमाम y के फंक्शन और साथ साथ dy, और फैमिली ऑफ x में तमाम x के फंक्शन और dx, बस इस तरीके से रखना है। या आपने वेरिएबल सेपरेट कर दिए, y का वेरिएबल हमेशा इस लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट में रखना, x के वेरिएबल सारे हमेशा राइट हैंड साइड के पार्ट में रखना, और फिर क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। अगली स्टेप होती है कि दोनों तरफ हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। बस इंटीग्रेशन करते ही आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए सब लोग? चलिए अगर समझ गए तो क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। इसमें कोई थ्योरी वगैरह नहीं है, आपको बस इंटीग्रेशन की मेथड पता होनी चाहिए। पहला कहता है क्वेश्चन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इक्वल टू x प्लस 1/2 माइनस y। जहां पे बोला गया है कि y 2 के बराबर नहीं है, ऑफकोर्स बोलना चाहिए, कंडीशन है, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी 0 होना नहीं चाहिए मैथ्स के अंदर, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, dy क्या है, y की फैमिली है, dx क्या है, x की फैमिली है, x प्लस 1 क्या है, x की फैमिली का फंक्शन है, 2 माइनस y क्या है, y की फैमिली का फंक्शन है। आराम से आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके y की पूरी फैमिली एक तरफ, x की पूरी फैमिली एक तरफ कर सकते हैं। तो y को लेफ्ट हैंड साइड रखना है, तो dy तो पहले से इधर है, इसको उधर जाना है, तो 2 माइनस y को हमने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, dy ऑलरेडी वहां मौजूद था। ऐसे ही राइट साइड मुझे x की फैमिली रखना है, x प्लस 1 ऑलरेडी वहां मौजूद है, मुझे dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाना है, तो ये बन जाएगा x प्लस 1 इंटू में dx। ये पहली स्टेप, देखो ये वाली स्टेप हमने पूरी फॉलो कर दी। अब इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड करना है, ऐसा एक बार लिख देते हैं, एक बार पहला क्वेश्चन है तो लिख देते हैं, चलो, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 2 माइनस वाई डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस 1 dx। ऐसा कुछ हो गया। अब बस इंटीग्रेशन ही तो करना है, सोते सोते कर लोगे आप आराम से, है ना। 2 का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में 2y माइनस y का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में y स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 और 1 का इंटीग्रेशन x, और एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमेशा इस x की फैमिली को इंटीग्रेट करने के बाद इधर लगा देना, तो हेंस ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप चाहें थोड़ा मॉडिफाई कर लीजिए, एलसीएम वगैरह ले लीजिए, बाकी मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। ये भी एक आंसर है, ठीक है, लेकिन अगर हो सकता है आपकी एनसीईआरटी में ये आंसर आपको मैच ना करता हुआ मिले
तो 2 एलसीएम ले लेना, 2 एलसीएम ले लेंगे, मैं और करके लिख देता हूँ। 2 एलसीएम लेते ही बन जाएगा 4y माइनस का y² / 2 इक्वल टू x² प्लस का 2x प्लस का 2c डिवाइडेड बाई 2। ये डिवाइडेड बाई 2 जो है ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4y माइनस y² इक्वल टू के उस तरफ x² प्लस 2x प्लस का 2c। जो 2c है उसको फिर से कोई एक नया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, भैया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो, इच्छाधारी कांस्टेंट है, वो अपनी इच्छा के अनुरूप वो c ही बनना चाहता है, तो उसको फिर से c लिख दीजिए। इसको स्मॉल c मान लीजिए, उसको कैपिटल C मान लीजिए इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। इसको किसी और अब्यूसिव लैंग्वेज से ऐड मत करना, ठीक है। तो ये भी एक आंसर है ना, ये भी आंसर था, कोई गलती नहीं थी इसमें, नंबर पूरे मिलेंगे। ये भी एक आंसर है, इसमें भी कोई गलती नहीं है, नंबर यहाँ पे भी पूरे मिलेंगे आपको, समझ गए। माइनस कॉमन ले लोगे, एक और आंसर बन जाएगा, वहां भी नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। तो बस आप यहाँ पे मैच कर लेना। अच्छा, इन्होंने क्या किया, सबको एक तरफ लेके लिखा है, सबको एक तरफ लेके लिख लो। देखो ये और चमत्कारिक काम करवा रहे हैं, सबको एक तरफ ले जाओ, इस एक y² और y की फैमिली को उधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा x² प्लस y²। x² के बगल में ये गया, फिर मैंने 2x लिखा, फिर मैंने 4y को लिखा और फिर मैंने कांस्टेंट ऐड कर दिया। ऐसा मैंने जानबूझ के किया क्योंकि एक सर्कल की जनरल इक्वेशन दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये एक सर्कल की जनरल इक्वेशन दिखाई दे रही है, तो ये भी आंसर है, ठीक है। अब इसको फाइनल आंसर मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इक्वल टू 1 प्लस y² अपॉन 1 प्लस x²। अब जैसा हमने सीखा वेरिएबल सेपरेबल में क्या करते हैं, y की फैमिली एक तरफ, x की फैमिली एक तरफ, गलती से भी y की फैमिली उधर मत कर देना, इधर ही रखो, क्योंकि y इस तरफ बनेगा तो सही लगेगा, x इस तरफ बनेगा तो सही लगेगा। y इक्वल टू fx करके फंक्शन आपको सीधा सीधा मिल जाएगा। अच्छा हाँ, यहाँ बताना भूल गया मैं, ये एक आपका फंक्शन बन गया, किससे बना, ये उस डिफरेंशियल इक्वेशन से एक फंक्शन बन गया, तो हेंस हमने डिफरेंशियल इक्वेशन से फंक्शन बनाना सीख लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां से dy के नीचे मैंने 1 प्लस y² को क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दिया और इस dx को उधर लिख दिया, dx अपॉन 1 प्लस x²। ये पहली स्टेप, ये हमने कर दिया वेरिएबल सेपरेबल, मतलब वेरिएबल को सेपरेट कर दिया। नाउ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन में dy अपॉन 1 प्लस y² इक्वल टू इंटीग्रेशन में dx अपॉन 1 प्लस x²। अब स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन यहाँ पे लगता हुआ दिख रहा है, ध्यान से देखो, इधर लिख देता हूँ, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस x² की वैल्यू होती है tan इनवर्स x, यही होती है। तो यहाँ पर y की टर्म्स में लिखा है तो ये tan इनवर्स y हो जाएगा, यहाँ x की टर्म्स में लिखा है तो ये tan इनवर्स x ही रहेगा, प्लस एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे, ये कांस्टेंट हमने ऐड कर दिया, ये भी आंसर है। अगर आप चाहें तो और इसको थोड़ा बहुत इधर उधर मॉडिफाई कर सकते हैं, मैं एक बार दिखा देता हूँ। इन्होंने यहीं तक रखा है, अब देखो यहाँ पर यहीं तक ही रखा है तो यहीं तक ही रखो, वरना आप यहाँ पे चाहें तो ये tan इनवर्स x को इधर लेके आए, tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x में एक फॉर्मूला लगा दें, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy वाला, और tan इनवर्स को c के पास भेज दें, और दुनिया की बहुत सारी चीजें यहाँ पे लग सकती है, बट आपको जहां तक आपसे बन जाता है वहां तक आप सॉल्व कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये आपके एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस चल रहे सारे। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। इसमें आप सबसे पहले क्या करो, अब देखो यहाँ पे ना आपको इनिशियली कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सारा कुछ यहाँ पे उसने रायता फैला के दिया है। अब रायता फैला के दिया है तो हम एक काम करते हैं, dy/dx को पकड़ते हैं, उनको अलग करते हैं पहले, या ऐसा करते हैं कि इस पर्टिकुलर पूरे टर्म को उठा करके जीरो के उस मतलब इक्वल टू के उस पार ले जाते हैं। तो ये बच जाएगा इधर sec² y इंटू tan x इंटू dy, और ये पूरी टर्म जब उस तरफ जाएगी तो निगेटिव हो जाएगी, तो माइनस में sec² x इंटू tan y इंटू में dx। चलो अब बहुत आसान है, अब आपको x की फैमिली उस तरफ पूरी रखनी है, y की इस तरफ रखनी है, तो ये x का फंक्शन है, ये उठ करके उधर जाएगा, ये y का फंक्शन है, ये उठ करके इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरफ ऑलरेडी ये y की फैमिली के दो लोग यहाँ पर थे, sec² y dy, उधर से tan y नीचे आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में ध्यान रखना, और ये tan x उस तरफ चला जाएगा, उधर ऑलरेडी माइनस में sec² x इंटू dx लिखा हुआ था, और ये डिवाइड में tan x चला गया। ये हमने कर दिया वेरिएबल सेपरेशन। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, ये हमने कर दिया इंटीग्रेशन दोनों तरफ। अब इसको इंटीग्रेट करना है, बहुत इजीली ये इंटीग्रेशन आपको दिखाई दे रहा है कि अगर आप tan y को t पुट करते हैं तो उसका डेरिवेटिव sec² y dy होता है, तो dt बन जाएगा,
मतलब कि ये 1/t के फॉर्म में जाएगा। अगर आप यहाँ पे tan x को u पुट करते हैं तो उसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dx दिखेगा और ये बाद में du बन जाएगा। तो बस इसको करते हैं, यहाँ पे मैंने पुट किया tan y को t, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर y dy इक्वल टू dt। ये पूरा न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, न्यूमरेटर बन जाएगा dt, नीचे वाला बन जाएगा t, एंड इस तरफ मैंने tan x को u पुट किया, इसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dx du के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग वेरिएबल पुट करना, इसको भी t मत रख देना, ठीक है, वरना सामने वाला बोलेगा तुमको आता नहीं है सही से। ठीक है, ये बन जाएगा du, नीचे वाला बन जाएगा u। अब 1/t का इंटीग्रेशन ln mod t, 1/u का ln mod u, और जब सारी कहानी ln में चल रही है तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को भी ln में ऐड करना, ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ये आंसर तो नहीं है, अभी मैं इसको बॉक्स करने वाला था, ये आंसर नहीं है, अभी यहाँ पे t और u को आपको चेंज करना है, ये आंसर नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि जब सारी कहानी लॉग में चल रही है, इधर भी लॉग में फंक्शन खुला इंटीग्रेशन के बाद, इधर भी लॉग में खुला, तो कांस्टेंट भी लॉग में ऐड कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो log m माइनस log n, तो उसको हम लिख देंगे log m बाय n c बाय u। ठीक है, ये एक छोटा सा काम और कर दिया। अब दोनों तरफ से हमने log को हटा दिया तो t बराबर c अपॉन u आ जाएगा। अब t क्या था, t था tan y इक्वल टू c अपॉन u क्या था tan x, राइट। या तो ये आंसर है या फिर इस tan x को मल्टीप्लाई कर दो, तो tan x या tan y इंटू tan x इक्वल टू c, दोनों में से जो आपको सही लगता हो वो आपका आंसर है। ठीक है, मतलब सही लगता हो इन द सेंस कि जहां आपकी मर्जी हो कि सर मैं इस फॉर्म में लिख के आ गया एग्जाम में, ठीक है, तो भी कोई गलती नहीं है, या किसी बच्चे को लगता है कि सर मैं इस फॉर्म में लिख के आ गया था तो भी कोई गलती नहीं। ठीक है, एक बार आंसर दिखा दें आपको, ये देखो tan x इंटू tan y इक्वल टू c, फाइनल आंसर हो जाएगा। सॉर्टेड है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। फिर से x की और y की फैमिली अलग करते हैं। इस पूरी टर्म्स को उठा करके मैंने उस तरफ लेके गया, यहाँ पर 1 माइनस ई की पावर x इंटू सेक स्क्वायर बाय डी वाई रहेगा, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा e की पावर x इंटू टेन वाई डी एक्स। अब यहाँ पे क्लियरली ये y की फैमिली, ये y की फैमिली, तो इस टेन वाई को ले जाओ y की फैमिली के पास, तो ये जाएगा सेक स्क्वायर बाय डी वाई अपॉन टेन वाई इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर x को इधर लेके आ जाओ, यहाँ पे माइनस ई की पावर x लिखा हुआ ही था, 1 माइनस ई की पावर x इधर आ गया और dx हो गया। ये वेरिएबल सेपरेशन करने के बाद दोनों तरफ हमने कर दिया इंटीग्रेशन। टेन वाई को t पुट करो, सेक स्क्वायर बाय डी वाई डी टी बन जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन ln mod t, जहाँ पे t रखेंगे तो टेन वाई हो जाएगा। यहाँ पर इसको आप u पुट करो, इसको u पुट करो, इधर बता देता हूँ, 1 माइनस ई की पावर x को हमने u पुट किया तो इसका डेरिवेटिव माइनस ई की पावर x dx du हो जाएगा। ये न्यूमरेटर में लिखा हुआ है पूरा, माइनस ई की पावर x dx du बनता हुआ दिख रहा है, तो हैंस यहाँ पे हो जाएगा du और नीचे वाला u, तो ये जाएगा ln mod 10y इक्वल टू ln mod u, और जब कहानी ln में चल रही है तो ln c ऐड करेंगे। ठीक है, log m प्लस log n हो जाएगा log m इंटू n, तो ये जाएगा ln mod 10y इक्वल टू ln c इंटू u कितना था, 1 माइनस ई की पावर x था। ठीक है, एक ब्रैकेट और लगा दो, ये ln से ln को हटाया, ln से ln को हटाया, अंदर वाले कंपेयर कर लिए, तो 10y इक्वल टू c इंटू 1 माइनस ई की पावर x, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से y इक्वल टू tan इनवर्स की टर्म्स में भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट, एक बार देखें आंसर इसका किधर है, यहाँ पर होना चाहिए, रहा 10y इक्वल टू c इंटू 1 माइनस ई की पावर x, है ना, ये आपका आंसर आ गया। अब देखो ये जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने किए हैं, यहाँ पे हर जगह पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का इन्वॉल्वमेंट है, वो आपका यहाँ पे प्रेजेंट है। दैट मीन्स कि सारे के सारे जो सॉल्यूशन हम निकाल रहे हैं सारे जनरल सॉल्यूशन है। अभी थोड़ी देर में पर्टिकुलर सॉल्यूशन के क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है तो e की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी वाई को इधर ही रखा, e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स को राइट साइड लेके गया, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये x की फैमिली है, राइट साइड भी पूरी x की फैमिली, y की फैमिली में अकेला dy है, कोई बात नहीं, dy को यहीं रखो, इस x को उधर, इस x के फंक्शन को उधर लेके चलो। ठीक है, तो ये बन जाएगा dy इक्वल टू ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। ये हमने कर दिया वेरिएबल सेपरेशन, दोनों तरफ कर दिया इंटीग्रेशन। ठीक है, तो dy का इंटीग्रेशन हो जाएगा y
और राइट साइड जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नीचे वाले फंक्शन को टी पुट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है, क्लियर। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने पुट किया, इधर पुट कर देते हैं या इधर पुट करते हैं साइड में, यहाँ पे हमने पुट किया e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स को t, तो इसका डेरिवेटिव e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स dx dt हो जाएगा। और न्यूमरेटर में ये लिखा हुआ है पूरा एज इट इज, तो न्यूमरेटर बन जाएगा dt अपॉन नीचे वाला बन जाएगा t। ठीक है, ये फंक्शन t बन गया, ये पूरा dt बन जाएगा यहाँ तक। ठीक है, इसको हटा देते हैं। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन ln मॉड t, और t को रख दिया वापस e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, और इसमें सिर्फ c ऐड करेंगे, ln c ऐड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इधर ln y नहीं था। अगर इधर भी ln y होता तो पूरा कांस्टेंट जो होता वो ln c ऐड हो जाता। ठीक है, बस ये आंसर आ गया। किधर है, ये रहा आंसर, मैच करते चलना बस। ठीक है, यहाँ पर इस चैप्टर में बच्चे सबसे ज्यादा जो चैलेंज फेस करते हैं ना, वो यही करते हैं कि सर आंसर कहाँ तक निकाल के आए। तो मैं आपको सारे उपाय बताते चल रहा हूं कि जहां तक आप मैक्सिमम पॉसिबल अपना सॉल्यूशन लेके जा सकते हैं, अपनी कैलकुलेशन को लेके जा सकते हैं, वहां तक 100% सॉल्व करके आइए। क्योंकि एग्जामिनेशन में जब आपकी कॉपी चेक होती है तो सामने वाला, उसके पास इतना समय नहीं होता है कि इसने किस स्टेज तक कहाँ तक सॉल्व किया और आगे क्यों नहीं किया, वो इतना सब नहीं देखता। वो उसके सामने एक पोथी होती है जहाँ पे सारे सॉल्यूशन लिखे होते हैं, आपकी कॉपी इस तरफ होती है, वो सिर्फ यहाँ से आंसर मैच करके यहाँ टिक करता है। नहीं तो वो अगर आधा अधूरा आपने स्टेप लिखा तो आपको स्टेप मार्किंग दे देगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है, वो 3 नंबर देके भाग जाएगा, फिर आप सोचते रहना कि मेरा 1 नंबर कहाँ कटा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, अब ध्यान से देखो, अभी तक जितने भी सवाल थे वो सारे जनरल सॉल्यूशन के थे। अब कहानी में आ गया है ट्विस्ट। यहाँ पे पूछा गया हमसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या गिवन है, जब x को 0 रखा तो y की वैल्यू 1 आई, ये हमारी कंडीशन है। इस कंडीशन को सबसे लास्ट में इस्तेमाल किया जाएगा, पहले आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, देखो ये x की फैमिली है, ये पूरा भी x की फैमिली है, x की फैमिली है पूरा, तो dy को यहीं रखा और बाकी पूरी x की फैमिली एक तरफ कर दी। 2x² प्लस x ऑलरेडी वहां पर लिखा हुआ था, dx को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इस ब्रैकेट को भी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड में लेके आ गए। ये हमने कर दिया वेरिएबल सेपरेशन। दोनों तरफ अब कर देंगे इंटीग्रेशन, dy का इंटीग्रेशन हो जाएगा y इक्वल टू, अब यहां पे इंटीग्रेशन आपको करना है, तो यहां पे इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे, क्या लगता है आपको, है ना। आपको लगना चाहिए यहाँ पे कि सबसे पहले तो इस इंटीग्रेशन में ऊपर से x कॉमन आ रहा है, या नहीं भी आ रहा तो चलेगा। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पार्शियल फ्रैक्शन में जाता हुआ दिख रहा है मुझे, क्योंकि ऊपर डिग्री कम है नीचे डिग्री ज्यादा है। अब अगर ये पार्शियल फ्रैक्शन है तो नीचे वाले को पहले फैक्टराइज करो, तभी तो दिखेगा ना। फैक्टराइज करेंगे, लीनियर बनेगा, क्वाड्रेटिक बनेगा, क्या बनेगा वो देखना पड़ेगा। तो हमने इसको लिखा 2x² प्लस एक्स डिवाइडेड बाय, अब इसको मैंने किया फैक्टराइज, तो इस तरफ थोड़ा रफ वर्क करते हैं। x को रखा माइनस का 1, क्योंकि +1 रखूंगा तो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, 0 कभी नहीं आएगा। माइनस का 1 रखा तो -1 का क्यूब -1, 1 का स्क्वायर 1, -1 + 1, तो हैंस यहाँ से ये दिख रहा है कि ये x - 1 जो है, x बराबर -1 इसका एक रूट है, तो x + 1 इसका एक फैक्टर बन गया, मतलब कि एक फैक्टर तो 100% x + 1 आएगा इसका। अब दूसरा, अगर आप डायरेक्ट सोच सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर आप डिवाइड लगा लो। x³ + x² प्लस x + 1 को हमने किया डिवाइड किससे, x + 1 से। यहाँ पे x² आ जाएगा, यहाँ पे ये x³ + x² हो जाएगा, ये माइनस ये पूरा कैंसिल, ऊपर से x + 1 उतारा तो ये प्लस का 1 हो गया, तो ये x + 1, ये डिवीजन बहुत आसान था, ये कैंसिल होकर 0 हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब ये आपका दूसरा फैक्टर हो जाएगा, दैट इज x² + 1, समझ गए, और एक dx और। तो हैंस यहाँ से ये रफ वर्क था, इसको आप चाहें तो रफ वर्क में ही करें, एग्जामिनेशन में सीधा सीधा ये लिखें। अब ये एक लीनियर, ये एक क्वाड्रेटिक, और ये क्लियरली पार्शियल फ्रैक्शन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इस इंटीग्रेशन को, ठीक है, क्योंकि इधर तो हो गया, इधर का इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसमें आप पहले फंक्शन को बाहर बुलाएंगे। तो फंक्शन को हमने बाहर बुलाया 2x² प्लस एक्स अपॉन x + 1 इंटू x² प्लस 1, और इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ा, तो a अपॉन लीनियर, ऐसे तो टूटता है, a अपॉन लीनियर, और क्वाड्रेटिक है तो bx + c खुलेगा, ये bx + c अपॉन में क्वाड्रेटिक, इसको बोल दिया इक्वेशन 2। क्या बोल दिया, इक्वेशन 2। अब हमने a की और b की, abc की वैल्यू निकाली, तो एलसीएम ले लेते हैं, ये जाएगा 2x² प्लस एक्स अपॉन x + 1 इंटू x² प्लस 1,
इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर, इस तरफ जो लिखा है ब्रैकेट वही एलसीएम आएगा यहाँ पर, ठीक है। इधर जो ब्रैकेट लिखे होते हैं वही एलसीएम इधर बनता है। x प्लस 1 से ये कैंसिल, ये बच्चे का ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस का ए प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 से ये कैंसिल, ये बचा, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ। तो मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, bx को x से मल्टीप्लाई किया bx स्क्वायर, bx का 1 से किया bx, c का x से किया cx और c का 1 से किया c हो गया। ये पूरा हो जाएगा कैंसिल। अब राइट साइड जो कुछ भी बचा है उसमें से कॉमन वॉमन लेके कंपेयर कर दो, तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट a प्लस बी है, यहाँ पे 2 है, तो a प्लस बी की वैल्यू 2 आ जाएगी। x का कोएफिशिएंट यहाँ पे b प्लस सी है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, तो b प्लस सी 1 हो गया। वहां पे कांस्टेंट a प्लस सी है और इस तरफ कांस्टेंट कुछ नहीं है, 0 है, ठीक है। अब ये 3 अननोन के रिगार्डिंग 3 इक्वेशन हमें मिल चुकी है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, a प्लस बी में एक इक्वेशन है, इन दोनों से a प्लस बी में इक्वेशन बनाते हैं, इन दोनों को सबट्रैक्ट करते हैं, है ना। इन दोनों को सबट्रैक्ट किया तो c से c कैंसिल, ये बचेगा a माइनस बी इक्वल टू 0 माइनस 1 माइनस का 1। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को सॉल्व किया, दोनों को ऐड किया, b से b गया, a प्लस a हो जाएगा 2a, 2 प्लस माइनस 1 1 हो जाएगा, तो a की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। अगर a की वैल्यू 1/2 आ गई तो यहां से आप b निकाल सकते हैं, ठीक है। तो b की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस का a, मतलब 2 माइनस 1/2, तो हेंस यहाँ से b आ जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 1 मतलब 3/2, ये आ गया b, a आ जाएगा, b आ जाएगा। अब यहां से आप c निकाल लो इस इक्वेशन से, b की वैल्यू यहाँ पे रख दो, ये क्या लिखा मैंने 3/3 लिख दिया गलती से, 2 दूना 4 में से गया तो 3/2 है, ठीक है, 3/2 था, 3/2 था, राइट है। ओके, b की वैल्यू यहाँ उठा के रखी, तो c इक्वल टू हो जाएगा, वायर क्यों पेयर में आता है मेरे, c इक्वल टू 1 माइनस का b मतलब 3/2, c 1 माइनस 3/2, तो c की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1/2। तो a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, ठीक है। a b c तीनों आ गए, इनको उठा करके हमने रख दिया वापस इक्वेशन 2 में, ठीक है। यहाँ रख दें, अब जगह ही नहीं बची हमारे पास, यहाँ रखते हैं, यहाँ रख के इंटीग्रेशन भी करना है। चलो भैया, तो a की वैल्यू रखी मैंने 1/2, तो 1/2 x प्लस 1, ठीक है, और bx प्लस सी, b की वैल्यू 3/2 है, तो 3x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन और करना है, इसका इंटीग्रेशन तो बहुत इजी है ना, इसमें इंटीग्रेशन का साइन लगा दो dx dx, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 ln mod x प्लस 1। यहाँ से, अब यहाँ से आपको अलग अलग करना पड़ेगा, एक tan इनवर्स में खुलेगा, एक ln में खुलेगा। अब मैं आपको डायरेक्ट दिखाऊं, देखो कंपेयर करने पर पहले abc की वैल्यू मैच करते हैं अपनी, इनकी कहाँ है abc की वैल्यू, वैल्यू वैल्यू वैल्यू, देखो इन्होंने 1/2 पूरा बाहर ले लिया, 1/x प्लस 1, ठीक है, और 3x माइनस 1 अपॉन दिस, कहानी सारी सही है। अब देखो यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन डायरेक्ट समझाता हूँ, ये तो हमने कर ही लिया था। यहाँ पे क्या किया, इस 3x के नीचे इसको लेके गए, तो 3/2 x अपॉन दिस माइनस का 1/2 1 अपॉन दिस, तो एक tan इनवर्स में खुला, क्योंकि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स हो, यहाँ पे इसको t पुट किया, इसको t पुट करने पर ऊपर वाला dt/2 बन जाएगा, तो ये 3/4 2x अपॉन, एक मिनट 2x नहीं, हाँ ठीक है, इन्होंने 2 का मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। इसको t में लिख करके इंटीग्रेशन करेंगे तो ये log में खुल जाएगा, तो हेंस y इज इक्वल टू, ये आपका आंसर आ जाएगा। अभी रुको, अभी कहानी में ट्विस्ट बाकी है, अभी पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना था, x को 1 डाला, y को 0 डाला, नहीं x को 0 डाला, y को 1 डाला। जब इसमें x को 0 और y को 1 रखेंगे तो c की वैल्यू क्या आएगी, ध्यान से देखो, c की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी। कैसे 1 आ जाएगी मैं वो समझा देता हूँ, अब मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं इसी में समझा रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा 2-3 स्लाइड और होना चाहिए थी, बट ठीक है। x को जब 0 डालेंगे और y को 1 डालेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो 1 हो जाएगा, x को जैसे ही मैंने 0 रखा तो log 0 प्लस 1 यानी log 1 हो जाएगा, log 1 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो हेंस ये वाला पूरा 0 में कन्वर्ट हो गया। जब x को 0 यहाँ पे रखूंगा तो log 0 प्लस 1 ये फिर से log 1 हो जाएगा, तो हेंस ये पूरा इंटीग्रेशन मतलब ये पूरा फंक्शन फिर से 0 हो गया। जब x को यहाँ 0 रखा तो tan इनवर्स 0 भी 0 होता है, तो ये भी 0 में चला गया, तो हेंस c की वैल्यू 1 आ जाएगी, जो कि वहां पे आई हुई है। इस c की वैल्यू को उठा करके वापस यहाँ पे पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये पूरा वापस से फंक्शन लिखा और c की वैल्यू लास्ट में 1 लिख दी, बस ये खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। समझ गए सब लोग, इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना होता है आपको, वो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, फिर से पर्टिकुलर सॉल्यूशन का सवाल, ये छोटा सवाल है, देखते हैं इसमें क्या होता है। x की फैमिली एक तरफ करना है तो dy इक्वल टू dx डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस तरीके से ये खुल जाएगा।
मतलब वेरिएबल सेपरेशन हो जाएंगे। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया तो dy का इंटीग्रेशन y। अब इस तरफ इंटीग्रेशन करना है, फिर से यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। अगर यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है तो इस फंक्शन को बाहर ही बुला लो, 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाहर बुलाया, इसको लिखा a अपॉन लीनियर प्लस bx प्लस c अपॉन क्वाड्रेटिक। अगर कोई बच्चे के मन में ये सवाल चल रहा है कि सर ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैं x माइनस 1 x प्लस 1 लिख दूं और ये तीनों ही लीनियर बन जाएंगे तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं होगा गलत, तब भी आंसर सेम आएगा, ठीक है, तब भी आंसर सही आएगा आपका। अब a और b की abc की वैल्यू निकालना है, कंपेयर कर लेते हैं एलसीएम लेकर के। ये हो जाएगा 1 इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस का a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स। ये मैंने एलसीएम लेकर के जो कुछ भी ऊपर मसाला बचेगा वो डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, एक स्टेप कम कर दी। कहने का मतलब ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ से कॉमन लिया और कंपेयर किया तो a प्लस बी 0 आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्रेजेंट नहीं है। एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे अकेला c है, c भी 0 हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे तो सिर्फ कांस्टेंट अवेलेबल है। कांस्टेंट यहाँ पर माइनस का a है, वहाँ से कांस्टेंट 1 है तो 1 कंपेयर कर लिया तो a की वैल्यू यहाँ से -1 आ गई। a की वैल्यू -1 उठा के यहाँ डालोगे तो b की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो हेंस आपके पास a आ गया, b आ गया, c आ गया। c तो 0 था ही, abc आ गया। अब इन तीनों abc की वैल्यू को उठा के यहाँ डालो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, ध्यान से देखना है कितना हो जाएगा, a अपॉन एक्स मतलब कि माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, बी कितना है 1 तो 1 इंटू एक्स प्लस का सी, सी 0 है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये 0 का तो कोई सेंस नहीं बनता, इसको हटा करके सीधा सीधा x अपॉन दिस लिख दो। अब इसको हमें राइट हैंड साइड इंटीग्रेट ही करना था अल्टीमेटली, तो इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, ये इंटीग्रेशन कर दिया हमने। माइनस का 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ln mod x। यहाँ पर इंटीग्रेशन करने के लिए मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t पुट किया तो यहाँ से 2x dx की वैल्यू dt आ गई, तो हेंस यहाँ से x dx की वैल्यू dt बाय 2 आ जाएगी, ठीक है। तो न्यूमरेटर में जो x dx से dt बाय 2 बन जाएगा, ये dt बाय 2 लिख दिया और नीचे वाला t बन गया। तो फाइनली यहाँ से ये हो जाएगा माइनस का ln mod x प्लस का हाफ ln mod t, t कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक ln c करके कांस्टेंट ऐड कर दो, ठीक है। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन हो गया है ना। अब लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, dy का y हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूँ y इक्वल टू, है ना, y इक्वल टू, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको c निकालना है, क्या निकालना है, c निकालना है। सामने वाले ने कंडीशन दे रखी है x को 2 रखने पर y 0 आता है, तो y की वैल्यू रखी मैंने 0, x को रखा मैंने 2, तो x को 2 रखा तो ये माइनस का ln 2 हो गया प्लस हाफ ln mod, x को 2 रखा तो 2 रखते ही 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3 हो जाएगा प्लस का ln c, ठीक है। अब यहाँ से हमें c निकालना है अल्टीमेटली, तो c निकालना है तो देखो ध्यान से, 0 बराबर ln 2 की पावर माइनस 1 प्लस ln 3 की पावर 1/2 प्लस का ln c हो गया, ln c हो गया, ठीक है। log m प्लस log n प्लस log n हो जाएगा, log में m इंटू n इंटू p, है ना, इसको p बोल दिया c को, सपोज इसको 2 की पावर माइनस 1 को भी अपन क्या लिख देते हैं 1/2, इसको √3, 3 की पावर 1/2 √3 हो गया, ठीक है। यहाँ से ln हटा तो e की पावर 0 1 हो गया, तो हेंस 1 इज इक्वल टू √3/2 c, तो c की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2/√3। एक बार चेक करें, अगर इन्होंने log c नहीं लिया होगा तो शायद देखते हैं एक बार, हाँ c की वैल्यू यहाँ से c स्क्वायर 4/3 है, तो c की वैल्यू यहाँ से वही आएगी आपकी 2/√3, ठीक है, तो अपनी पे वही आ रही है। अब इस c की वैल्यू को उठा के वापस कहाँ डालेंगे, यहाँ पे डाल देंगे, राइट है, c की वैल्यू को यहाँ डाल दिया तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा कुछ इस तरीके से, हाफ लॉग समथिंग समथिंग, इसको अरेंज करके लिख देना, log m माइनस log n प्लस log p की टर्म्स में इसको लिख देंगे आप अरेंज करके, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगेन ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। y को नीचे लेके आए, x को राइट साइड ले गए, तो 10x dx इंटीग्रेशन कर दिया, ln y का 1 अपॉन y का ln y, 10x का हो जाएगा ln mod sec x, और सारी कहानी ln में है तो ln c ऐड कर देंगे। ये जरूर आप ध्यान रखना कि अगर log में ही सब कुछ खुल रहा है तो log c ही ऐड करें। यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी c इंटू sec x, ये मैंने थोड़ा सा log को प्रॉपर्टी लगा के कंपेयर करके अलग कर दिया, ठीक है। log m प्लस log n, log m इंटू n, तो c इंटू sec x हो जाएगा, log को हटा देंगे तो y इक्वल टू c इंटू sec x। अब सामने वाला कहता है x को 0 डालो,
और y को 1 डालो, तो y को 1 डाला, c इंटू सेक के अंदर x को 0 डाला, सेक 0 1 हो जाएगा, तो c की वैल्यू 1 आ जाएगी। c की वैल्यू 1 आती, c को यहाँ रखा 1, तो y इक्वल टू सेक x, 1 इंटू सेक x मतलब कि सेक x। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ये आपका फाइनल पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, कहाँ है ये रहा, y इक्वल टू सेक x, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अच्छा, अब वर्ड प्रॉब्लम के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, मतलब कि कर्व की इक्वेशन बनाना है, मतलब निकालना है, मतलब कि फंक्शन बताना है, y इक्वल टू fx नाम का फंक्शन बताना है। पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, -2, मतलब कि ये फंक्शन आगे जाके 0, -2 नाम के पॉइंट से पास होता है। गिवन दैट एनी पॉइंट x, y ऑन द कर्व, मतलब कि इस कर्व पर कोई पॉइंट है x, y, द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, स्लोप का मतलब dy by dx, द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट, ध्यान से समझना, द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। अब इस बात को जो मैंने अंडरलाइन किया है, इसका मतलब ये है कि y इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू x के बराबर है। क्या ये पॉइंट और ये बात सबको समझ में आई अच्छे से? ठीक है, अब जिसमें काम की चीजें रखते हैं, ये सब नाकाम की चीजें हटा देते हैं, ये किसी काम की नहीं है। तो अल्टीमेटली जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी वो शब्दों में दे रखी थी, वर्डिंग में दे रखी थी, इसलिए तो वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं इसको। यहां से आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। कौन सी मेथड लगेगी? वेरिएबल सेपरेबल दिख रहा है कि y इधर है, dx को उधर उचकाना है खाली, तो ये जाएगा y dy इक्वल टू x dx। बड़ा सिंपल सा आंसर आ जाएगा, इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों तरफ, तो y स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का c कांस्टेंट यहाँ पे लगा दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे 2 एलसीएम ले लीजिए, तो ये बन जाएगा y स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 2c, ये आपका फंक्शन बन गया। अब इसमें आपको c कांस्टेंट निकालना है, तो सामने वाले ने बोला है कि ये जो कर्व है ये 0, -2 से पास होता है, यानी कि x को 0 रखा होगा और y को -2 रखा होगा, मतलब पास करने का मतलब ये है कि ये सेटिस्फाई करता है ये पॉइंट उसको। तो 0 रखा x की जगह, y की जगह -2 रखा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, x को 0 रखते ही 0 इक्वल टू 2c, तो c की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी। c की वैल्यू आ गई 2, उसको उठा के वापस यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हेंस ये बन जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2c हो जाएगा 4। ठीक है, तो फाइनली y की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगी। या तो ऐसा लिख दो या फिर ऐसा ना लिख करके यहाँ पे ये इलिप्स की इक्वेशन बनती हुई दिख रही है। ठीक है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4। ये एक इलिप्स की इक्वेशन बन गई, ये आपका फाइनल कर्व बन जाएगा। उसने यही बोला था फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, ये हमारी कर्व की इक्वेशन आ गई यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे चेक कर लेना आंसर लिखा हुआ है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है, हमने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा, माइनस को हटा दो, लो भैया इनकी भी बातें पूरी कर दो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की बात? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एच डी अभी तक नहीं आया है, कोई बात नहीं। एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अब इस बात को दोबारा ध्यान से समझना, ये बड़े अच्छे सवाल है वर्ड प्रॉब्लम के, ये पूछे जाते हैं लगातार एग्जाम में, ध्यान से समझना। सामने वाला कहता है एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व द स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब कि dy by dx इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट, द स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन है ना, एस ऑफ लाइन, कौन सी लाइन? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का मतलब होता है कि x, y करके एक कोई पॉइंट रखा है कहीं पे, टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट -4, -3। इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन बन रही है उसकी स्लोप का डबल है dy by dx। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज द डबल ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस टू पॉइंट। ठीक है, अब दो पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनता है उसकी स्लोप को कैसे निकाला जाता है, मैं इधर लिख देता हूं स्लोप का फॉर्मूला। ठीक है, ये दो पॉइंट है मान लो जो एक लाइन सेगमेंट पे रखे हुए हैं, x1 y1 पहला पॉइंट, x2 y2 दूसरा पॉइंट, और इन दोनों पॉइंट से ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बन रहा है उसकी स्लोप को कैसे लिखा जाता है? फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है। बस ये फॉर्मूला हमें लगाना है, बस खत्म हो गया। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया, तो ये बन जाएगा dy by dx इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, इसको मैंने मान लिया x1 y1, उसको x2 y2। ठीक है, तो ये बन जाएगा y माइनस -3 अपॉन x माइनस -4, ऐसा कुछ हो गया। तो यहाँ से dy by dx की जो वैल्यू है वो बन जाएगी 2 टाइम्स ऑफ y प्लस 3 अपॉन x प्लस 4, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये बन गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ से करना है वेरिएबल सेपरेशन, तो y प्लस 3 को नीचे लेके आ गए, इस 2 को वहीं रखना, 2 को वहीं रखो, x प्लस 4 के वहां पे चला जाएगा dx,
दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया, इसका इंटीग्रेशन ln mod y प्लस 3 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इसका इंटीग्रेशन ln mod y x प्लस 4, ठीक है, ये x है यहाँ पे, और एक ln c ऐड कर देंगे क्योंकि यहाँ भी log है, यहाँ भी log है, यहाँ भी log है। log को हटाने के लिए इसको लिखा log y प्लस 3 इक्वल टू ln mod x प्लस 4 की होल पावर 2 इंटू में c, यहाँ पे लगा दिया log m प्लस log n, पावर जम प्रॉपर्टी लगाई पहले, फिर log m प्लस log n लगा दिया, दोनों से log को हटाया तो y प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू में c। ये आपका फाइनल कर्व बन जाएगा। अब इसमें हमें क्या रखना है आगे, कुछ बोला है उसने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व गिवन दैट इट पासेस थ्रू -2, 1, मतलब कि आपको x की वैल्यू -2 रखना है और y की वैल्यू 1 रखना है और इसको रख करके c निकालना है यहाँ से, ठीक है। तो y को रखा 1 तो 1 प्लस 3 हो जाएगा 4, x को रखा -2, 4 -2 2 का स्क्वायर 4 माइनस का c, तो c की वैल्यू यहाँ से 0 आ गई, मतलब c निकालने का कोई सेंस नहीं बना, c वैनिश हो गया। यहाँ से फाइनली y प्लस 3 इक्वल टू बन जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू में c। अच्छा 1 मिनट रुको, 1 मिनट, इंटू में c, c 0 आया, 1 मिनट दोबारा देखना पड़ेगा, c 0 आया, c 0 आया, ये थोड़ा सा यकीन नहीं हो रहा है क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो ये पूरा ही 0 बना देगा इसको, हाँ इसको 0 डाल देंगे तो y की वैल्यू -3 हो जाएगी। ऐसा कुछ आ रहा है क्या आंसर? नहीं यार, यहाँ पे c1 आ रहा है, देखो c1 आ रहा है, हमने कहाँ गलती कर दी, -2, 1 से पास कराना था। एक बार चेक करें, y प्लस 3 बराबर c इंटू एक्स प्लस 4 का स्क्वायर, ये बिल्कुल सही है। x को -2 डाला, y को 1 डाला, तो 3 + 1 4, x को -2 रखा तो 4 - 2 2 का स्क्वायर 4c। अच्छा ये 4 इंटू सी है, यहाँ माइनस नहीं था, ये इंटू में है, सॉरी, ठीक है, वही तो मैं सोचूं कि x का पूरा फंक्शन ही कैंसिल हो जाएगा, 0 हो रहा था वो, 4 इंटू सी था तो c की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी, मैंने यहाँ गलती से माइनस ले लिया, ठीक है। c की वैल्यू 1 आते ही c को उठा के वापस यहाँ रखा, तो हेंस यहाँ से ये बन जाएगा, इंटू में 1 रखेंगे यहाँ पे, तो बन जाएगा y इक्वल टू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर और 3 को इस तरफ लेके आ गए, तो ये आपका फाइनल फंक्शन बन गया, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इस 3 को उधर ले जाओ, नहीं ले जाओ तो भी फर्क नहीं पड़ता, चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये बैक्टीरिया वाला सवाल है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, ये जेईई मेंस 2022 में भी पूछा गया था, सेम वेराइटी का सवाल, डेटा को बस चेंज कर दिया था। अब आप सोचो आपके एनसीईआरटी के सवाल को डिफरेंशियल इक्वेशन वाले चैप्टर से उठा के सीधा जेईई मेंस में पूछा है, तो ये वर्ड प्रॉब्लम कितनी इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए भाई, कहता है इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख, मतलब इनिशियली जो बैक्टीरिया काउंट है वो 1 लाख है। द नंबर इज इंक्रीज बाय 10% इन 2 आवर्स, मतलब कि 2 घंटे में बैक्टीरिया काउंट 1 लाख का 10% बढ़ जाता है, ठीक है। आगे बोलता है हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। सारी बातें बकवास थी, सबसे इंपॉर्टेंट पहली काम के बाद यहां लास्ट में लिखी हुई है, कहता है द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, मतलब कि इस सॉल्यूशन की जो शुरुआत होगी वो यहां से होगी। बकवास तो कुछ नहीं था, ऊपर वाला भी काम का है लेकिन वो बाद में काम आएगा, वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकलवाने में बाद में यूज होगा, ठीक है। चलो यहाँ पे उसने बोला है बैक्टीरिया काउंट जो है वो प्रोपोर्शनल है नंबर प्रेजेंट, ठीक है। तो लेट करते हैं कि बी जो है वो रिप्रेजेंट करता है बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया को ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी। अब सामने वाला कहता है द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, मतलब कि बैक्टीरिया का रेट ऑफ चेंज dB/dt इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, मतलब कि ये बैक्टीरिया के ही प्रेजेंट उसके प्रोपोर्शनल में, ठीक है, ये पहली बात। अब फिजिक्स में जब आप छोटी छोटी चीजें सीखते थे, डेरिवेशन निकालते टाइम आपने सीखा होगा कि प्रोपोर्शनल का साइन जब हटता है, मैं भी क्या सिखा रहा हूँ, आप लोग करते ही हैं हर जगह पे, वहाँ पे तो वहाँ पे कोई एक कांस्टेंट ऐड कर दिया जाता है, मतलब कांस्टेंट वहाँ पे लग जाता है, तो ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो यहाँ पे के भी हो गया, के कोई कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इस b को नीचे लेके आया तो db के बगल में नीचे b आ गया और k के बगल में dt को लेके चला गया, इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेशन। ये मैंने वेरिएबल सेपरेट कर दिया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते ही 1/b का इंटीग्रेशन ln mod b इक्वल टू k बाहर है, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा और एक कांस्टेंट और ऐड हो जाएगा यहाँ पे। अब ध्यान से समझना, आपके पास यहाँ पे t अननोन है, k अननोन है और c भी अननोन, मतलब c और k तो आपके लिए पूरी तरीके से अननोन है, t तो फिर भी क्वेश्चन में दिया है कि इनिशियली इतना है, 2 आवर्स के बाद इतना है, बैक्टीरिया काउंट भी दिया है 1 लाख से 2 लाख हो जाता है, इस तरीके से। अल्टीमेटली ये डिफरेंशियल इक्वेशन से ये फंक्शन बन गया।
और इस फंक्शन में के, टी और सी और बी पे थोड़ा काम करते हैं। अब पढ़ते हैं दोबारा क्वेश्चन को। इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख। इसका मतलब ये है इनिशियल लेवल पर बैक्टीरिया 1 लाख थे। इनिशियल लेवल पर मतलब जब आपका टाइम 0 था, 0 आवर पर बैक्टीरिया जो थे वो आपके 1 लाख थे। ठीक है, इसको यहां उठा के तुरंत डाल दो तो ये बन जाएगा ln 1 लाख इक्वल टू टी को 0 डालते के टी पूरा 0 जाएगा, सी की वैल्यू 1 लाख आ जाएगी। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन बोल दिया यहाँ पे। ठीक है, अब आगे बोलता है द नंबर इज इंक्रीज बाय 10% इन 2 आवर्स। तो जब टी की वैल्यू 2 आवर्स थी तब आपका जो बैक्टीरिया था वो 1 लाख का 10% इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो 10% ऑफ 1 लाख कैसे निकालते हैं? परसेंटेज का साइन हटाया, मल्टीप्लाई लगा दिया और डिवाइडेड बाय 100 कर दिया। ये 1 लाख के ध्यान रखना, इसमें 0 आप काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5, 1 2 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल हो गई तो ये कितना हो जाएगा? अब ध्यान से समझना, 10% ऑफ 1 लाख ये इंक्रीज हुआ है किसमें? 1 लाख में। ये ध्यान रखना भैया, इनिशियली तो 1 लाख था ना, उसका 1 लाख का 10% और इंक्रीज हो गया तो उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो 1 लाख में हमने 10% ऑफ 1 लाख का ऐड कर दिया यहाँ पे। ये कितना हो रहा है जरा देखो, ये हो रहा है हाँ 10,000। ठीक है, और 1 लाख तो 1 लाख 10,000 हो जाएगा। ये इसको ऐड कर दिया, यहाँ पे एडिशन का साइन लगा दिया। ठीक है, प्लस 1 लाख। ठीक है, तो बैक्टीरिया हो जाएगा 10,000 प्लस 1 लाख, तो बैक्टीरिया फाइनल हो जाएगा 1 लाख 10,000। एक बार चेक करो, ये कैलकुलेशन सही है? बहुत सारे जीरो दिखाई दे रहे हैं ना, तो मेरी आंखें अब चकरा रही है। ठीक है, तो देखो ये 4 जीरो से 4 जीरो यहाँ पे चले गए, ये 1 1, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये बैक्टीरिया आपका 2 घंटे के बाद इतना हो गया, 1,10,000। ठीक है, अब ये कंडीशंस, दोनों इन कंडीशंस को उठा के वहां पे इक्वेशन 1 में डालेंगे। यहाँ पे टी को रखेंगे यहाँ पे 2 और बी को रखेंगे यहाँ पे 1,10,000। तो ये जाएगा ln 1,10,000 इक्वल टू टी को रखेंगे वहां पे कितना 2, तो ये जाएगा 2k प्लस का सी कितना था? सी था ln 1 लाख, ln 1 लाख। इस ln 1 लाख को इधर लेके आया तो log m माइनस log n वाली प्रॉपर्टी से ये बन जाएगा ln 11 4 बार 0 डिवाइडेड बाय 1 के पीछे 5 0 इक्वल टू 2k। ठीक है, यहाँ पे 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल कर दिया तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी हाफ ln 11/10। ये k की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये k की वैल्यू निकल के आ गई। देखो हमने क्या क्या निकाल लिया, हमने c निकाल दिया, हमने k निकाल दिया। यही मेजर पोर्शन था हमारा फाइंड आउट करना। अब सामने वाला कहता है इन हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख। कितने टाइम में आपका जो बैक्टीरिया काउंट है वो 2 लाख चला जाएगा। तो देखो फिर से इक्वेशन 1 से सॉल्व करते हैं। बैक्टीरिया काउंट आपका 2 लाख चले जाना है तो ln 2 लाख इक्वल टू k टाइम्स ऑफ t। तो k तो आपके लिए 1/2 ln 11/10 था और t आपके लिए अननोन था क्योंकि आपको टाइम निकालना है, प्लस का c था ln 1 लाख। ठीक है, ln 1 लाख था c, मैंने उसको शॉर्ट में वहां पे लिख दिया। अब इस ln 1 लाख को मैं इधर लेके आया तो ये ln 2 बन जाएगा। भैया log m माइनस log n की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो 2 लाख के नीचे 1 लाख गया, डिवाइड लगाओगे 2 हो जाएगा, इक्वल टू हाफ ln 11/10 इंटू में t। अब यहाँ से t निकालना कौन सा बहुत भारी काम है, 2 का कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 ln 2 डिवाइडेड बाय ln 11/10 यहाँ पे आ जाएगा एंड हेंस ये आपका टाइम आ जाएगा। इतने आवर्स के बाद आपका बैक्टीरिया 2 लाख पहुंच जाएगा। ये थोड़ा वियर्ड सा आंसर है। ठीक है, ये वियर्ड सा आंसर है लेकिन यही आंसर है। एक बार दिखा देते हैं आपको, 11/10 है यहाँ पे। ठीक है, चलिए 2 ln 2 कहाँ पर है, कहाँ पर है, ये रहा 2 ln 2 अपॉन ln 11/10। ठीक है, यही हमारा आंसर है, यही इनका आंसर है। थोड़ा लेंदी जरूर था लेकिन अच्छा क्वेश्चन। चलिए तो यार स्टूडेंट अब बात करते हैं होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। इन शॉर्ट इसको एचडी कहा जाता है, मैं इसको प्यार से हड्डी बोलता हूँ। ठीक है, हड्डी हड्डी, राइट है। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है। तो यार एक ऐसा फंक्शन, अ फंक्शन f ऑफ x, y, इम्प्लीसिट फंक्शन की बात चल रही है, यहाँ पे x और y साथ साथ लिखे हुए हैं, इज सेड टू बी होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। किसी पर्टिकुलर n डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन कहा जाएगा कब? जब फंक्शन में x के प्लेस पर लेमडा x को रिप्लेस किया, y के प्लेस पर लेमडा y को रिप्लेस किया और ये रिप्लेस करने के बाद जब सिंप्लीफाई किया तो ये वाली फोटो मिली।
लेमडा की कुछ पावर बाहर निकल करके आ गई और फंक्शन फिर से एफ ऑफ एक्स वाई के फॉर्म में निकला, तो उस केस में उस फंक्शन को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, होमोजीनियस फंक्शन कहेंगे। ठीक है, तो कई बार आपसे वो कहेगा, चेक करने के लिए बोलेगा कि चेक करो ये होमोजीनियस है या नहीं है, अगर है तो फिर आगे प्रोसीड करो। तो ये चेक करने का तरीका है, सॉर्टेड तरीका। अब सॉल्व करने का तरीका क्या है? सॉल्व करने का तरीका ये है कि देखो, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है तो उसमें वेरिएबल की जो टोटल डिग्री है वो आपकी सेम होनी चाहिए। क्या बोला मैंने? वेरिएबल की टोटल डिग्री सेम होनी चाहिए। अगर टोटल डिग्री सेम है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन एचडी है, एक तरीका। दूसरा तरीका ये कि अगर y अपॉन एक्स की फोटो दिख जाए तो उस केस में भी उसको एचडी कहेंगे। तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, ध्यान से देखो। A differential equation is said to be homogeneous if the function is okay, homogeneous function of degree 0. To solve the homogeneous differential equation of the type, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सॉल्व करने के लिए y बराबर vx को पुट करते हैं। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, इस सॉल्विंग अप्रोच है। y इक्वल टू vx को पुट करना है, y, v और x तीनों यहाँ पे वेरिएबल है, तो y का डेरिवेटिव dy बाय dx, vx का डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से करेंगे तो v लिखा रहेगा x का 1 प्लस x लिखा रहेगा v का dv बाय dx। तो ये dy बाय dx के प्लेस पर ये पर्टिकुलर पूरी वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख देंगे और y के प्लेस पर vx रख के v और x में हम लोग आगे जा करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब एक आध क्वेश्चन करके दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन है, शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस। पहले तो ये शो करना है कि होमोजेनियस है या नहीं है। तो वैसे दिख ही रहा है कि डिग्री हर जगह पर इक्वल है। देखो x की डिग्री यहाँ पे 1 है, y की डिग्री 1 है, फिर से x की डिग्री 1 है, फिर से y की डिग्री 1 है, तो ये दिख रहा है कि डिग्री इक्वल है तो होमोजेनियस है। लेकिन हमें वो लैम्डा वाली टर्म्स में इसको दिखाना है, तो हमने क्या किया, dy बाय dx यहीं रखा, x प्लस 2y के पास में मैंने x माइनस y को भेज दिया। ये पहला काम कर दो। अब क्या करो, यहां पर x को लैम्डा x से रिप्लेस करो और y को लैम्डा y से रिप्लेस कर दो। क्या कर दो, x को लैम्डा x से रिप्लेस कर दो और y को लैम्डा y से रिप्लेस कर दो, तो देखो क्या चेंज होता है। dy बाय dx तो एज इट इज रहेगा, यहां बन जाएगा लैम्डा x प्लस 2 लैम्डा y अपॉन नीचे आ जाएगा लैम्डा x माइनस लैम्डा y। ऊपर से भी लैम्डा कॉमन आ रहा है, नीचे से भी लैम्डा कॉमन आ रहा है, तो लैम्डा हमने ले लिया कॉमन। ऊपर बचेगा x प्लस 2y, नीचे आ जाएगा x माइनस y और लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो हेंस यहाँ से dy बाय dx की जो वैल्यू होगी हो जाएगी लैम्डा की पावर 0 और ये बन गया x प्लस 2y अपॉन x माइनस y। अब आप ध्यान से देखो, हम चले तो यहाँ से पहुंच भी वहीं पे गए हैं, बाहर लैम्डा की कुछ पावर लेकर के। लैम्डा की पावर 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, माइनस में हो सकती है, इट डजंट मैटर, मतलब लैम्डा की कुछ पावर होगी ही होगी। ठीक है, तो हेंस यहाँ से ये हमने साबित कर दिया, प्रूफ कर दिया कि ये एक HD है। ठीक है, इसको हमें सॉल्व नहीं करना था। सॉल्व करने के लिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, सॉल्व दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो यार, हर जगह पर आप वो तो करने नहीं बैठोगे कि लैम्डा लैम्डा डाला ये वो। अगर वो बोलेगा कि पहले शो करो कि ये HD है, उसके बाद सॉल्व करो, पहले शो करो फिर सॉल्व करो, तो करेंगे। यहाँ पे सीधा सीधा बोला कि सॉल्व करो। अब वेरिएबल सेपरेबल है या HD है, यहाँ पे आप कंफ्यूजन रहेगा, तो चेक करते हैं। देखो डिग्री यहाँ पर 2 है वेरिएबल की, यहाँ पर वेरिएबल की टोटल डिग्री 2 है। वेरिएबल की टोटल डिग्री, x की डिग्री 1, y की डिग्री 1 मिला के टोटल डिग्री 2 हो गई। x की डिग्री यहाँ पे भी 2, y की डिग्री यहाँ पे भी 2, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वेरिएबल की हर जगह पर डिग्री यहाँ पे इक्वल है, तो हेंस ये आपका क्या है, HD है। और ये वेरिएबल सेपरेबल किसी भी हाल में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप अगर आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हैं तो x और y के फंक्शन हमेशा साथ साथ रहने वाले, x कभी एक तरफ नहीं होगा, y कभी एक तरफ सेपरेट नहीं होगा, तो हेंस वेरिएबल सेपरेबल तो बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, dy बाय dx एक तरफ कर दिया और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के नीचे मैंने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई लिख दिया। ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब मुझे पता है कि ये HD है, 100% पता चल चुका है, तो हमने पुट किया यहाँ पर y को vx पुट किया, तो यहाँ से dy बाय dx की जो वैल्यू निकलेगी वो आ जाएगी v प्लस एक्स dv बाई dx। इसको रट लो, इस dy बाय dx की वैल्यू को रट लो, ये हर जगह आपको हर बार सेम मिलेगी। ठीक है, इसको उठा के यहाँ पुट किया, dy बाय dx की वैल्यू यहाँ पुट करी तो जाएगा v प्लस में x dv बाई dx इक्वल टू यहाँ पर जहाँ जहाँ भी y होगा वहाँ पे vx पुट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज, y को रखा vx तो जाएगा v स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एज इट इज, y को रखा vx तो जाएगा v एक्स स्क्वायर। अब न्यूमरेटर से एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो ये बन जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का v, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब देखो यहाँ से इस v को उस तरफ लेके जाएंगे और इसमें एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, ओके, तो x dv बाई dx इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर
अपॉन 1 प्लस वी, इस v को उस तरफ लेके गए, माइनस का v हो जाएगा, डिवाइड बाय 1 करके एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस वी, ऊपर बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी माइनस का वी स्क्वायर। भैया ये v माइनस का जो है 1 प्लस वी से मल्टीप्लाई करके मैंने डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पे वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे x dv बाई डी आपका चल रहा है, x dv बाई डी आपका चल रहा था। अब देखो फाइनली x dv बाई डी कितना बचा, ये बचा ऊपर 1 माइनस वी, नीचे 1 प्लस वी बच गया। अब देखो यहाँ पर ये पूरी v की फैमिली है, यहाँ पर भी ये dv v की फैमिली है, तो इसको इस पूरी v की फैमिली को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, dx और x को उधर लेके चले गए, तो ये बन जाएगा 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी dv इक्वल टू dx अपॉन x, दोनों तरफ कर दिया इंटीग्रेशन। तो जैसा मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि जब हम HD पढ़ेंगे तो उसमें वेरिएबल सेपरेबल का आगे जाके इस्तेमाल होगा, तो ये वेरिएबल सेपरेबल यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से क्या करेंगे 1 अपॉन 1 माइनस वी अलग कर देंगे, प्लस का v अपॉन 1 माइनस वी अलग कर दिया, इधर 1 अपॉन एक्स का ln x हो गया, और कांस्टेंट हम लास्ट में ऐड कर देंगे बाद में, क्योंकि मुझे अभी नहीं पता कि c ऐड करना है या ln c ऐड करना है, वो बाद में देखेंगे। 1 अपॉन 1 माइनस वी का इंडिकेशन माइनस ln मोड 1 माइनस वी हो जाएगा, प्लस नहीं, अब यहाँ पर मैं एक खेल खेल रहा हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ मैंने क्या किया, प्लस वी को माइनस ऑफ माइनस वी लिख दिया, क्या लिख दिया, माइनस ऑफ माइनस वी। अब ऐसा लिखने के बाद मैंने कर दिया इसमें 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट, फिर इस 1 माइनस वी के नीचे 1 माइनस वी को लेके गया तो 1 हो गया, इस माइनस 1 के नीचे 1 माइनस वी को लेके गया, और dv इक्वल टू ln x। ये थोड़ा सा चमत्कार मैंने यहाँ पे कर दिया। अब देखो माइनस का ln मोड 1 माइनस वी लिखा हुआ था, माइनस ये माइनस हो गया, 1 का इंडिकेशन v के रेस्पेक्ट में v हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। 1 अपॉन 1 माइनस वी का इंडिकेशन माइनस ऑफ ln मोड 1 माइनस वी हो गया, तो ये माइनस प्लस को हटा के यहाँ माइनस ही आ जाएगा ओवरऑल, और इक्वल टू में कितना चल रहा है, ln x चल रहा है, ठीक है। अब समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ln c ऐड होने वाला है, ठीक है। ये दोनों सेम ही है, तो ये माइनस का 2 ln मोड 1 माइनस वी माइनस का v इक्वल टू ln x, चलो c ही ऐड करते क्योंकि इसके पास ln नहीं है, ठीक है। ओके, तो माइनस का 2 ln मोड 1 माइनस वी को रखा y अपॉन x। देखो यहाँ से ध्यान से समझना, जब आपने v को yx रखा था, है ना, y को vx रखा था, सॉरी y को vx रखा था, तो यहाँ से v की वैल्यू y अपॉन x आ जाएगी, और ये v आपको वापस x और y में सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन आपको जो दिया था डिफरेंशियल इक्वेशन x y में दे रखी थी, ये तो सब्स्टिट्यूशन है ना, ये तो सॉल्व करने के लिए यूज किया था हमने, वापस इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। माइनस का y अपॉन एक्स इक्वल टू ln x प्लस का c, तो ये ऐसा कुछ आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा बहुत आप चाहें तो मॉडिफाई कर सकते हैं, एक बार आपको आंसर दिखाते हैं। देखो इन्होंने मॉडिफाई किया है, मैं आपको मोटा मोटा दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे हमारा मैच हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे और रख देना, माइनस का 2 log 1 माइनस वी, ये रहा माइनस का 2 log 1 माइनस वी, माइनस का v बराबर ln x अपॉन के लिखा है इन्होंने, मतलब कि इन्होंने log x, अच्छा नेगेटिव वाला ऐड कर दिया, ठीक है, मतलब माइनस हटा दिया कुल मिला के। चलो एक ln x ऐड कर देते हैं, ये पूरा हटा के दोबारा लिखता हूँ, ध्यान से सुनना। ये दोनों तो मिलकर के माइनस का 2 ln मोड 1 माइनस वी माइनस का v हो गया, इधर ln x में मैंने ln c ऐड कर दिया, ठीक है। और ठीक है, अभी भी मत करो, यहाँ से माइनस पहले कॉमन लेके मल्टीप्लाई कर दो, अब ऐड करो, मतलब अब उसके हिसाब से चलो, c ऐड कर दो, ठीक है, ln c। ये हो जाएगा 2 ln मोड 1 माइनस y अपॉन एक्स प्लस का y अपॉन एक्स इक्वल टू ln c अपॉन एक्स, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। अब इन दोनों को एक तरफ लेके यहाँ से ln कॉमन ले लो और इसको e की पावर में कन्वर्ट कर दो, तो यहाँ पर देखो ये तो हमने बना ही दिया, अब यहाँ से ये बना लेना आप आराम से, ठीक है। और ये बनाने के बाद फाइनली इतना कुछ आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। हर जगह पर डिग्री 2 है, वेरिएबल की डिग्री यहाँ पर सब जगह 2 है, तो हमने dy बाई dx को सेपरेट आउट किया, इस dy की टर्म्स को यहीं रखा, dx को उधर लेके गया, माइनस का हो गया, माइनस भी कॉमन ले लिया और 2xy को डिवाइड में लगा दिया, तो ये हो गया हमारा वेरिएबल, सॉरी ये हो गया हमारा dy बाई dx की टर्म एक तरफ और फंक्शन पूरा एक तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे डिग्री सब जगह 2 है, दिख रहा है कि hd है, अगर ये hd है तो y को हम पुट करेंगे vx, तो dy बाई dx हो जाएगा v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर हो जाएगा v स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर इंटू वी, एक्स स्क्वायर कॉमन लेके कैंसल,
ऊपर बचेगा वी स्क्वायर माइनस 1, नीचे आ जाएगा 2v। ठीक है, इस v को उधर लेके जाएंगे तो जाएगा x dv बाई डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v माइनस का v बाय 1। एलसीएम ले लेंगे तो 2v इसका एलसीएम आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस का 2v स्क्वायर। तो हैंस फाइनली x dv बाई डी एक्स की वैल्यू हमारी हो जाएगी -1 माइनस वी स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिया, डिवाइडेड बाय 2v। ठीक है, ये हो गया। अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब वेरिएबल सेपरेशन, 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, ये माइनस एज इट इज, यहाँ पर ये dv लिखना था, ये लिख दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। अब नीचे वाले को t पुट करने से ऊपर वाला दिख रहा है डायरेक्ट, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln mod 1 प्लस वी स्क्वायर, इसका हो जाएगा माइनस का ln x, तो एक ln c ऐड कर दो, ये हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू c अपॉन एक्स। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। log m माइनस log n को log m बाय n लिख के log हटा दिया। अब v की जगह रख दिया y अपॉन एक्स, तो जाएगा y स्क्वायर नहीं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या चलो मैं पहले लिख देता हूँ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू c अपॉन एक्स। एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू c अपॉन एक्स। ठीक है, एक्स से एक्स कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी एक्स हो जाएगा। ऐसा कुछ आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो सी एक्स को इधर बुला लें और 0 लिख दें उसको। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। सी की जगह इन्होंने के लिया है, डजेंट मैटर, के लो सी लो फर्क नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन देखो, y अपॉन एक्स की फोटो दिख रही है यहाँ पे, दिखाता हूँ मैं आपको कैसे दिख रही है। डी वाई बाई डी एक्स माइनस का y अपॉन एक्स प्लस का साइन y अपॉन एक्स। ये मैंने क्या किया, थोड़ा सोचो, दिमाग पे जोर डालो, मैंने क्या किया। मैंने कुछ नहीं किया भाई साहब, यहाँ पे मैंने क्या किया, ध्यान से देखना, यहाँ मैंने क्या किया, एक्स से डिवाइड लगा दिया। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ हो गया। y अपॉन एक्स की फोटो आ गई, मतलब ये एच डी है। क्या है ये, एच डी है। अगर ये एच डी है तो y बराबर वी एक्स पुट करेंगे, तो डी बाई डी एक्स वाला सारा फंडा आपको पता ही है, और जहां y अपॉन एक्स दिखेगा वहां पर v पुट करेंगे, है ना। इस x को नीचे लेके आया तो y अपॉन एक्स जहां भी दिखेगा वहां पर v पुट करना है। ठीक है, डी बाई डी एक्स हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स माइनस का y अपॉन एक्स v हो गया, प्लस का ये हो जाएगा साइन v इक्वल टू 0। अब ये माइनस का भी प्लस का भी यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, कर दो तुरंत, तो ये जाएगा x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का साइन v। अब वेरिएबल सेपरेशन करेंगे, dv के नीचे आ जाएगा साइन v इक्वल टू dx क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो dx के नीचे x आ गया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया। एक माइनस का वो लफड़ा यहाँ पे, माइनस वो लगा दो। अच्छा, 1 अपॉन साइन v, बेसिकली ये कोसेक v हो जाएगा, ये माइनस का ln x प्लस का c हो गया। अच्छा, कोसेक x का इंटीग्रेशन वो लॉग में होता है ना, लॉग मॉड कोसेक x माइनस कॉट x, है ना। x की जगह v लिखेंगे क्योंकि v में लिखा हुआ है, कोसेक v माइनस कॉट v इक्वल टू, अब इसको भी लॉग में ही ऐड करना पड़ेगा, c को हटा दो, लॉग में लिखो इसको, तो ये लॉग c बाय एक्स हो गया। ठीक है, दोनों तरफ से लॉग को हटाया और v की जगह y अपॉन एक्स रखा, तो कोसेक y अपॉन एक्स माइनस कॉट y अपॉन एक्स इक्वल टू c अपॉन एक्स। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब एक बार इस कोसेक v के इंटीग्रेशन को मुझे बस चेक करना है। हाँ, सही लिखा है हमने, माइनस वाला। ठीक है, हाँ माइनस वाला। ठीक है, आंसर भी चेक कर लें एक बार। तो इन्होंने वापस x का मल्टीप्लाई भी किया यहाँ पे शायद, और साइन वाइन कुछ करके, अच्छा इन्होंने साइन कॉस में बदल दिया यार, बदल लेना। अब यहाँ से आ गया है ना फर्दर, एक मिनट कहाँ भाग गया मैं, हाँ एक पीछे पीछे ये रहा, यहाँ पे इसको साइन और कॉस में बदल लेना, साइन और कॉस में इसको बदल के आप अपना आंसर मैच कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर से y अपॉन एक्स की फोटो है, अब ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन का सवाल है। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन का सवाल है, y अपॉन एक्स की फोटो है, एच डी है, दिख रहा है क्लियर। ठीक है, तो y अपॉन एक्स को v पुट कर दिया, या फिर y बराबर वी एक्स पुट कर दिया, ये कर दिया। अब ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, है ना, ध्यान से देखना इधर। डी वाई बाई डी एक्स को हम लिखेंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, माइनस v को लिखेंगे, माइनस y अपॉन एक्स को लिखेंगे v, और प्लस का ये हो जाएगा कोसेक v इक्वल टू 0। माइनस का v प्लस का v हो जाएगा पूरा कैंसिल, तो यहाँ से x डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी कोसेक v। कोसेक v को हम लिख देंगे साइन 1 अपॉन साइन v। अब कर देंगे हम वेरिएबल सेपरेशन, साइन v इधर आ जाएगा, तो साइन v डी वी इक्वल टू एक्स उधर गया, डी एक्स भी उधर गया, एक्स भी इधर गया, तो ये जाएगा डी एक्स बाई एक्स। दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया, साइन v का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस v, इसका हो जाएगा ln x प्लस का c। अब कॉस v में v को हम रखेंगे कितना, y अपॉन एक्स। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा माइनस का कॉस
वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एल एन एक्स प्लस का सी। माइनस हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बस एल एन सी एड मत करना, माइनस को हटा दीजिए चलेगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। किधर है, ये रहा, कॉस वाई अपॉन एक्स बराबर एल एन ई एक्स, है ना। इन्होंने नालायकों ने फिर से एल एन यहाँ पे लॉग सी ही ऐड किया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर कंफ्यूजन हो रहा है कि कहाँ पे, अच्छा एक मिनट रुको ना, अभी तो सॉल्यूशन आया नहीं था, अभी तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। कोई बात नहीं, मैंने सी को सी ही रखा, एल एन सी ऐड नहीं किया, कोई बात नहीं। अब आप इस कंडीशन पे काम करो, एक्स को 1 डालना है, वाई 0, एक्स को 1 डाला, वाई 0 डाला, तो वाई 0 डाल रही, कॉस 0 ये 1 हो जाएगा माइनस का, एक्स को 1 डाला तो एल एन 1 0 प्लस का सी, तो हैंस सी की वैल्यू यहाँ से -1 आ गई। सी कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। ये -1 है यहाँ पे, माइनस का 1। अब अगर सी माइनस का 1 है तो सी की वैल्यू उठा के वापस यहाँ डालूंगा, तो जाएगा माइनस का कॉस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एल एन एक्स माइनस का 1, ठीक है। इस 1 को जानबूझ के एल एन ई लिख दिया, तो माइनस का कॉस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एल एन एक्स माइनस का एल एन ई, तो जाएगा माइनस में कॉस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एल एन एक्स अपॉन ई। माइनस को आप यहाँ से रफा दफा कर दीजिए, माइनस को रफा दफा करेंगे, पहले ही कर दीजिए, पहले ही कर दीजिए माइनस को रफा दफा, तो ये हो जाएगा एल एन ई माइनस एल एन एक्स। अब इसको आप लिखो कॉस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एल एन ई बाई एक्स, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि मैच हो रहा है। अब देखो ये यहाँ पे मैच हो रहा है, कॉस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एल एन ई एक्स, अपना ई बाई एक्स आ रहा है। जे नहीं होना था यार, जे का भयो, जे का भयो, अच्छा साइन का इंडिकेशन माइनस कॉस भी ही तो होता है, हाँ सही है। अच्छा इन्होंने कांस्टेंट ही माइनस का ऐड कर दिया यार, और यहाँ माइनस कैसे चल रहा है, यहाँ माइनस का 1/x कैसे चल रहा है, यहाँ मैं नहीं समझा इसको। अच्छा हमने गलती कर दी, ये जब उधर जाएगा तो ये माइनस का चलेगा, एक माइनस की और गलती चल रही है यहाँ पे, है ना। ये माइनस की गलती पहले से ही चल रही है। सी कितना आएगा, सी तो फिर भी 1 ही आएगा माइनस का ना, यहाँ माइनस की गलती चल रही थी, ठीक है। तो ये प्लस में होगा, ये प्लस में और ये भी प्लस में, ठीक है। और यहाँ होल माइनस आ जाएगा, तो ऐसा कुछ आ जाएगा, कॉस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस का एल एन ई एक्स। अब सही होना चाहिए यार, है ना, कहाँ गया, ठीक है। अब माइनस ये वाला हट जाएगा, क्योंकि माइनस आपने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाला माइनस हट गया। अब ठीक है, ओके, तो माइनस की गलती हो गई थी, उसका आप सुधार लेना, ठीक है यहाँ पे। और बाकी तो सॉर्टेड है, अब बाकी तो सॉर्टेड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये एच डी होता है खत्म, लेकिन मैं मानता हूँ कि एच डी पे हमने थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस कम की है, थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको और करनी पड़ेगी। कहाँ से, सीधा सीधा एनसीईआरटी से उठा के सॉल्व कर लो, नहीं तो बोर्ड पीवाईक्यू में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वहाँ पे अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिए हुए, तो यहाँ से आप प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि सेम कहानी चलती रहेगी। इंटीग्रेशन नो डाउट एचडी में थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसलिए मैं लिखा तो हालांकि मॉडरेट था, लिखना मुझे चाहिए था एचडी थोड़ा सा टफ है, एलडी थोड़ा सा मॉडरेट है, मतलब मॉडरेट इजी टू मॉडरेट है। वेरिएबल सेपरेबल तो सुपर इजी था, उसमें कोई लफड़ा नहीं था, है ना। अब चलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की कहानी की तरफ। तो बेसिकली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल अलग है ना, बिल्कुल अलग है। किस तरीके का फॉर्मेट है, ये दो टाइप का होता है। पहला होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये पहला टाइप होता है, तो टाइप 1 बोलूंगा मैं, ठीक है, टाइप 1। इस तरह का फॉर्मेट दिखाई देता है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जहां पर dy के रेस्पेक्ट में यहाँ y लिखा हुआ दिखेगा आपको, और y का जो कोएफिशिएंट है वो p है, और ये p और q जो है बेसिकली या तो ये कांस्टेंट्स होते हैं या फिर ये x के फंक्शन होते हैं। ये जस्ट छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। तो y के मल्टीप्लिकेशन में x का कोई फंक्शन होगा या कोई कांस्टेंट होगा, राइट साइड इक्वल टू के उस तरफ भी कोई कांस्टेंट होगा या x का कोई फंक्शन होगा, ये हो गया। अब इसकी सॉल्विंग अप्रोच पे चलते हैं। इसमें एक आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है, फिर सॉल्यूशन लिखना होता है, तो उसको समझाते हैं। देखो, अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर p एंड q आर ईदर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x ओनली। दिखा, इसके बाद बोला इट इज नॉन एज द फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सम एग्जांपल आर देयर, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल है, dy बाई डी एक्स के बगल में यहाँ पे y लिखा है, इसके रेस्पेक्ट में y है, y का कोएफिशिएंट 1 है, तो हेंस p की वैल्यू 1 हो गई, और यहाँ पर q जो है वो x का फंक्शन हो गया sin x, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ है। अब आते हैं इनकी सॉल्विंग अप्रोच पे, ठीक है। यहाँ पे आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ये आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ दिए हैं, बताओ कि कौन कौन से आइडेंटिफिकेशन है। ये होम असाइनमेंट है, इसको आप देख लेना।
मैं आ रहा हूँ इसके सॉल्यूशन पे, इसकी सॉल्विंग अप्रोच क्या है टाइप 1 की। तो इसमें आपको सबसे पहली स्टेप में क्या करना होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना होता है। क्या फाइंड करना होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, शॉर्ट में उसको मैंने IF लिखा है। तो IF कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला होता है e की पावर में इंटीग्रेशन p dx, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से आप IF निकाल लीजिए, ठीक है। e की पावर में इंटीग्रेशन p dx, कहने का मतलब ये है कि जब आपने कंपैरिजन कर ही लिया है तो जो p की वैल्यू है वो या तो कांस्टेंट होगा या कोई फंक्शन होगा, उसको आप इंटीग्रेशन में लेके जाइए e की पावर में, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे आता है इसका फाइनल सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन होता है y इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रेशन में IF इंटू क्यू और dx। बस ये हो गया सॉल्यूशन लिखने का तरीका, ठीक है। और इसमें इसको इंटीग्रेट करके एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये टाइप 1 का LD सॉल्व करने का तरीका है, ये होगा लिखा हुआ आगे कहीं पे यार, ये आप आइडेंटिफाई कर लेना, ये होमवर्क था, ठीक है। अच्छा, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर की कहानी यहाँ इन्होंने अलग से दे रखी है, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ दोबारा। dy/dx प्लस py बराबर q नाम की जो आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है टाइप 1 की, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा p को। p आइडेंटिफाई करने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा e की पावर में इंटीग्रेशन p dx, ये आपका फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले को आप याद रखें, 1 मार्क्स में मैंने देखा है PYQ को उठा करके 1 मार्क्स में कई बार डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए पूछा गया है, बताओ इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा। तो ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये टाइप 1 के लिए है, ध्यान रखना। टाइप 2 के लिए फॉर्मूला अलग है, उस पर बात करेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। स्टेप्स टू इन्वॉल्व टू सॉल्व द फर्स्ट ऑर्डर LDE टाइप 1 के लिए, ठीक है। क्या क्या स्टेप है, राइट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस। कई बार ऐसा होगा कि इस फॉर्म में डायरेक्ट मिलेगी, कई बार ऐसा होगा कि नहीं मिलेगी, तो हमें इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। इस फॉर्म को बनाने के लिए खास बात ये ध्यान रखनी है आपको कि dy/dx के आगे कुछ नहीं होना चाहिए, राम श्याम घनश्याम कुछ नहीं होना चाहिए, वहां पे आगे 1 होना चाहिए, बस उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। अगर कुछ हुआ तो उससे हम डिवाइड लगा देंगे, उसको 1 बना देंगे। दूसरा है फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और तीसरा है, ये फॉर्मूला हमने देख ही लिया था, तीसरा है राइट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, y इंटू IF इक्वल टू में q इंटू IF प्लस सी, या फिर IF इंटू क्यू dx प्लस सी का इंटीग्रेशन, ये मैंने बताई दी आपको, टाइप 1 के लिए था। इन केस द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म, अब ये टाइप 2 है, यहाँ पे ये टाइप यहाँ से 2 चालू हो गया। देखो वहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई, दोबारा लिखता हूं मैं, dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q, इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है। पहली वाली टाइप 1 में क्या लिखी थी, देखो dy/dx प्लस py इक्वल टू q लिखा था, वहां पर dy/dx था, यहां पर dx/dy है, पहला चेंज। दूसरा चेंज, यहां पे dy के रेस्पेक्ट में y था, यहां dx के रेस्पेक्ट में x मिलेगा। तीसरा, वहां पर p और q जो थे वो x के फंक्शन थे या कांस्टेंट थे, यहां पर p और q या तो कांस्टेंट होंगे या y के फंक्शन होंगे। उल्टा नहीं चल रहा बिल्कुल, वहां सारी कहानी x में, यहां सारी कहानी y में, बस यही उल्टा है, कोई बात नहीं, बाकी उसमें और कुछ ऐसा बड़ा चेंजेस नहीं है मेजर। अगर ये उल्टा चल रहा है तो हम भी उल्टा चलेंगे, इसका IF निकालेंगे सबसे पहले, फॉर्मूला बन जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन p dy, वहां पे x के रेस्पेक्ट में किया था क्योंकि x का फंक्शन था, यहाँ y के रेस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि p y का फंक्शन है। अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन हो जाएगा x इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रेशन में IF इंटू क्यू और dy। वहां पे सॉल्यूशन क्या लिखा था, y इंटू IF, यहाँ उल्टा लिख दिया, जहां जहां y है वहां x लिखना है, दैट्स इट। IF इंटू क्यू dy, यहाँ dy लिखना है, ये ध्यान रखना, और एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे c। तो बस ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो ध्यान रखनी है। टाइप 2 के क्वेश्चन आपको बस इक्का दुक्का ही एग्जाम में मिलेंगे, बाकी टाइप 1 ज्यादा मिलेगा ना, वो इंपॉर्टेंट है टाइप 1। तो एक बार वो IF वाला मैं दिखा देता हूँ, इसमें टाइप 2 जो हमने अभी पढ़ा उसके बारे में लिख देता हूँ मैं, IF का फॉर्मूला दोबारा से। पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन जाएगी dx/dy प्लस px इक्वल टू q, है ना। तो यहाँ पे IF का फॉर्मूला हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन p dy, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, इसको याद कर लेना। तो ये IF का पूरा एक जगह पे मैंने लिख दिया, यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलेगा 100%, है ना, मिलेगा 100% मिलेगा एग्जाम में। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला सवाल आपके सामने ये रहा, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx माइनस का y इक्वल टू cos x। ये शायद कोने में कट रहा होगा इसलिए मैंने दोबारा यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। क्या ये LDE है, बिल्कुल LDE है, दिख रहा है कि LDE है,
यहाँ पे एच डी और वेरिएबल सेपरेबल का कोई सीन क्रिएट नहीं होता। डिग्री आप यहाँ पे इक्वल देख नहीं सकते क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है। डिग्री इक्वल तब देखी जाएगी जब सारे फंक्शन एल्जेब्रिक होंगे। एक फंक्शन अगर दूसरा आ गया, दूसरी कैटेगरी का आ गया, तो फिर डिग्री इक्वल थोड़ी देखोगे आप। दूसरा, अगर यहाँ पे आप y को इधर x को इधर भी कर दोगे तो वेरिएबल सेपरेशन कभी नहीं होगा, क्योंकि y प्लस cos x हमेशा साथ में जाएगा जहां भी जाएगा। तो हेंस यहाँ पर dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू का फोटो बन रहा है, और ये टाइप 1 का LDE है, टाइप 1, क्योंकि यहाँ पे dy बाई डी एक्स लिखा है। टाइप 2 में dx बाई dy लिखा रहता है। सबसे पहला काम यहाँ पे p कंपेयर करना है, फिर q कंपेयर करके लिख देना है। तो p कंपेयर करके लिखोगे तो माइनस का 1, q कंपेयर करके लिखोगे तो cos x। अब हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर p dx। फॉर्मूला तो यही होता है, e की पावर में इंटीग्रेशन p कितना है, माइनस का 1 dx हो जाएगा, e की पावर में माइनस x हो जाएगा। भैया -1 का इंटीग्रेशन माइनस x होता है, तो ये if आ गया आपका। अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू आई एफ इक्वल टू आई एफ इंटू क्यू और dx, और कॉन्स्टेंट ऐड करना है वो लास्ट में कर देंगे। तो ये हो जाएगा y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन में आई एफ इंटू क्यू। क्यू कितना है, क्यू था cos x और dx। अब देखो इस तरफ तो कोई पंगा है नहीं, ये y इंटू ई की पावर माइनस एक्स एज इट इज रहेगा। इस तरफ आपको इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन होगा बाय पार्ट्स रूल से, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन में जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाते हैं तो बाय पार्ट्स लगता है, ठीक है। बाय पार्ट्स लगता है तो उसमें आइलेट से हम लोग ऑर्डर डिसाइड करते हैं किसको फर्स्ट मानना है किसको सेकेंड। तो एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में है, ट्रिग्नोमेट्रिक पहले है, तो हम यहाँ पे cos x को फर्स्ट, e की पावर माइनस एक्स को सेकेंड फंक्शन मान लेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे। तो cos x लिखा रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस e की पावर माइनस एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस e की पावर माइनस एक्स और dx। ये हो गया। अब बहुत सारे माइनस आ गए यहाँ पे, इनको समेट लो सबको एक साथ। ये हो जाएगा माइनस का cos x e की पावर माइनस एक्स, ये माइनस और ये माइनस, तीन माइनस है तो माइनस ही रहेगा। और अब यहाँ पर एक छोटा सा मैं चेंज करना चाहता हूँ, मैं रुक गया हूँ यहाँ पे क्योंकि मुझे अब यहाँ से कुछ ख्याल आ रहा है, और वो ख्याल ये आ रहा है कि जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये इंटीग्रेशन कभी ख़त्म ही नहीं होगा। आप बूढ़े हो जाओगे, आपके बच्चे हो जाएंगे, आपके बच्चे भी बूढ़े हो जाएंगे, तब भी ये इंटीग्रेशन कभी ख़त्म नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं, और इस इक्वेशन 1 में ये जो इंटीग्रेशन है इसको बाहर बुला लेते हैं और इसको इंटीग्रेट करते हैं। इसको i मान के बाहर बुला लिया, इसको लेट कर लिया कि ये i है। लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ऐसा कुछ हो गया। अब वही फर्स्ट सेकेंड की कहानी, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, ठीक है। तो जाएगा i इज इक्वल टू फर्स्ट लिखा रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ठीक है। तो हो जाएगा i इक्वल टू माइनस में cos x e पे पावर माइनस एक्स माइनस माइनस माइनस, तीन माइनस तो माइनस ही रहेगा, इंटीग्रेशन में e की पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब फिर से इसमें बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा क्योंकि ये बाय पार्ट्स बार बार लगेगा इसमें, इसलिए मैंने उसको i मान लिया था, ठीक है। ध्यान से देखना, आप इसको फर्स्ट इसको सेकंड फंक्शन मान लिया, फिर से इंटीग्रेशन किया, तो i इक्वल टू माइनस में cos x e की पावर माइनस एक्स माइनस ब्रैकेट लगा दो, एक फर्स्ट फंक्शन लिखा रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस होल इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का cos x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो माइनस e की पावर माइनस एक्स dx। ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक है। ये जाएगा i इक्वल टू माइनस में cos x e की पावर माइनस एक्स माइनस, इस ब्रैकेट को थोड़ा छोटा करो, जो उसमें बड़ा बना दिया, छोटा करो इसको। ये हो जाएगा माइनस में e की पावर माइनस साइन एक्स, ये माइनस और ये माइनस प्लस का प्लस हो जाएगा, और ये अंदर वाला वापस से i बन जाएगा। चेक करो जल्दी से, क्या इसी को i माना था, इस माइनस को तो अंदर बाहर ले लिया, अंदर से बाहर आ गया, e की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, इसी को तो हमने i माना था। तो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन स्टॉप हो गया i मानने की वजह से, नहीं तो ये इंटीग्रेशन चलता रहता। आप बूढ़े हो जाते, आपकी 4 पुश्तें निकल जाती, 10 पुश्तें निकल जाती, हजारों करोड़ों सालों तक ये इंटीग्रेशन कभी खत्म नहीं होता, बाय पार्ट्स लगता ही जाता फिर तो, ठीक है। अब ये माइनस जब इधर खुलेगा तो माइनस का i हो जाएगा, माइनस का i उधर से उठ के इधर आ जाएगा तो 2i हो जाएगा। इधर माइनस का cos x e पे पावर माइनस एक्स, माइनस अंदर खुला तो ये प्लस का e की पावर माइनस एक्स और साइन एक्स हो गया। तो फाइनली यहाँ से अब जगह अपने पास है नहीं,
तो फाइनली यहाँ से i की वैल्यू आ जाएगी 1/2 e की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। अब इस इंटीग्रेशन को उठा करके आपको यहाँ डालना था, तो y इंटू ई की पावर माइनस एक्स बस लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, e की पावर माइनस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू हाफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आ जाएगी। ये देखो हाफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। और एक और चीज वहां पर आपको जो ध्यान रखनी थी वो थी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना था। तो जब आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करते हैं यहाँ पे, ठीक है, और e की पावर माइनस एक्स पूरे में से कॉमन लेते, तो c के पास तो था नहीं e की पावर माइनस एक्स, तो वो डिवाइड में चला जाता, और c के डिवाइड में जब e की पावर माइनस एक्स जाता तो ये c इंटू ई की पावर माइनस एक्स हो जाता। तो हेंस वहां पे इसीलिए सॉल्यूशन में c इंटू ई की पावर एक्स लिखा हुआ है, बाकी e की पावर माइनस एक्स कैंसिल हो गया कॉमन लेके। ठीक है, ये हो गया हमारा सॉल्व। अगला क्वेश्चन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिया है। अच्छा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। यहाँ पर कंपेयर करो फटाफट से, p कितना है q कितना है, और पहले ये देखो कि टाइप 1 है या टाइप 2 है। मुझे तो टाइप 1 दिख रहा है क्योंकि dy बाय dx है, जहां जहां dy बाय dx दिखेगा वहां टाइप 1 का LD होगा। ठीक है, p को कंपेयर किया तो p की वैल्यू हो जाएगी 2 tan x, y का कोएफिशिएंट कौन है यहाँ पे 2 tan x, और q की वैल्यू हो जाएगी sin x। p हो गया, q हो गया, if निकालते हैं। if हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन में 2 tan x dx, e की पावर में 2 को बाहर ले लिया, tan x का इंटीग्रेशन ln mod sec x। ठीक है, मुझे e और ln हटते हुए दिख रहे हैं, तो मैंने क्या किया, पावर जंप प्रॉपर्टी से इस 2 को sec की पावर में लेके चला गया। e से ln का रास्ता क्लियर हो गया, तो फाइनली जो if होगा वो जाएगा sec स्क्वायर x। ये if आ गया। अब if आ गया, अब लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखना बहुत आसान है। अब सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन में if इंटू में q है हमारे पास sin x और dx। ठीक है, ये जाएगा y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू, अच्छा सेक स्क्वायर एक्स को हम लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और उसमें से एक कॉस को बाहर रखा और एक कॉस को साइन के नीचे लगा दिया। ऐसा क्यों किया, जानबूझ के किया, या फिर ऐसा समझो कि एक सेक को नीचे लेके चला गया, एक सेक लिखा रहने दिया। अब आपको समझ में आ गया होगा ऐसा क्यों किया। y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इधर लिखा हुआ है, सेक एक्स एज इट इज इधर हो जाएगा tan x, है ना, ये tan x हो गया, और sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट जानते हैं, वो होता है sec x, उसमें एक c ऐड कर देंगे। इधर y इंटू सेक स्क्वायर एक्स चल रहा है, ये चल रहा है, ये कर दिया डब्बे में हमने पैक, ये हो गया। अब कहता है x को π/3 डालने पर अगर y 0 आता है तो कांस्टेंट निकाल के बताओ, और कांस्टेंट निकाल के यहाँ रख दो, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल के बताओ। तो x को रखा π/3, यहाँ रखा π/3, y को रखा 0, 0 रखते ये पूरा इधर 0 हो जाएगा। यहाँ पे π/3 रखा तो सेक π/3 मतलब कि सेक 60 cos 60 का उल्टा, cos 60 1/2 होता है, उसका उल्टा 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस कॉन्स्टेंट हो गया। तो c की वैल्यू यहाँ से माइनस का 2 आ गई, c की वैल्यू -2 उठा के यहाँ रख दी वापस, तो y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू में सेक एक्स माइनस का 2, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आप चाहें तो सेक स्क्वायर एक्स को और डिवाइड में लेके चले जाइए, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू कॉस एक्स माइनस का 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा कुछ हो जाएगा। दोनों ही आंसर है। ठीक है, ठीक है, c की वैल्यू -2 हमारी भी आई थी यहाँ, फिर cos x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आंसर हो गया, ये आ गया हमारा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, cos x माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन, अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि LDE में हमेशा ये ध्यान रखना कि dy बाय dx अकेला होना चाहिए, उसका कोई साथी यहाँ पे होना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिवाइड लगा देंगे पूरे में, तो जाएगा dy बाय dx प्लस का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पर आपको LDE दिखाई दे रहा होगा, ये बन गया आपका LDE बन गया। अब कंपेयर किया तो p की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये q हो जाएगा यहाँ पे, तो क्यों अपन इसको लिख के टाइम वेस्ट करें, सीधा सीधा IF निकालते हैं। IF हो जाएगा e की पावर में इंटीग्रेशन p dx, ये मैंने p लिखा, dx लगा दिया। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, तो सीधा सीधा नीचे वाले को t पुट किया तो ये वन/t हो गया, ln t खुलेगा, इसका इंटीग्रेशन, तो e की पावर ln mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, e से ln हट जाएगा तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए? दोबारा बताऊं, इधर देखो, नीचे वाले को t पुट किया तो इसका डेरिवेटिव 2x dx हो जाएगा, ऊपर 2x dx dt हो जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन में dt बाई t बन जाएगा। 1/t का इंटीग्रेशन ln t हो जाएगा, ln से e हट जाएगा, t बचेगा, t का मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हेंस IF 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया सीधा। सॉल्यूशन लिखा y इंटू IF
इक्वल टू आई एफ इंटीग्रेशन में आई एफ इंटू में क्यू, क्यू कितना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ध्यान रखना क्यू आपके पास होल स्क्वायर है यहाँ पे, ये देखो यहाँ से आपको क्यू बताना है, यहाँ से नहीं बताना है देख के, यहाँ से बताना है देख के, ठीक है। और dx, अब देखो ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये tan इनवर्स x हो जाएगा, और एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अच्छा पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताना है, x को 1 y को 0 रखना है, y 0 रखते ही ये 0, x को 1 रखा तो ये π/4 प्लस का c, तो हेंस यहाँ से c की वैल्यू माइनस का π/4 आ जाएगी। c की वैल्यू उठा के वापस यहाँ पुट कर देंगे तो जाएगा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस का π/4, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आप देखो हर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में हम कर क्या रहे हैं, हम फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ये लिखा हुआ यहाँ पे आंसर, समझ गए सब लोग, इजी था। अब एक आध क्वेश्चन छोटा मोटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का कर लेते हैं। फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, और 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा आप ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और बहुत ईजीली इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें x डिवाइड बाई डी एक्स माइनस का y इक्वल टू 2x स्क्वायर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, x से डिवाइड लगाते हैं, तो डिवाइड बाई डी एक्स माइनस का y अपॉन एक्स इक्वल टू 2x हो जाएगा। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपका LDE है, क्योंकि LDE में ही तो आपका IF निकलता है। P की वैल्यू अगर कंपेयर करोगे आप तो यहाँ से माइनस का 1/x दिख जाएगी। Q की वैल्यू यहाँ से हमें जरूरत नहीं है Q की वैल्यू की, P की वैल्यू से ही IF निकल जाएगा। ये P आ गया, अब IF निकाला तो IF हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन p dx, ये फॉर्मूला लगा दिया, e की पावर इंटीग्रेशन p कितना है माइनस का 1/x dx, तो IF यहाँ से आ जाएगा e की पावर माइनस 1/x का इंटीग्रेशन माइनस ln mod x। e और ln का रास्ता तब क्लियर होगा जब आगे से माइनस हटेगा, तो इस माइनस को हटा करके x की पावर में लेके गया तो हो जाएगा e की पावर ln mod में x की पावर -1, ये हट गया तो x की पावर -1 बचा, वो आगे जा करके 1/x में तब्दील हो जाएगा, तो हेंस 1/x आपका आंसर होगा। सी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए हाँ ये कहाँ से, ये किसका सॉल्यूशन यहाँ पे टांग दिया इन्होंने, ये गलत टांग दिया बेटा यहाँ पे सॉल्यूशन है ना, ये काम का नहीं है आपके, ये 1/x हो जाएगा आंसर यहाँ पे ना, ये पता नहीं किसका सॉल्यूशन यहाँ पे टांगा है। चलिए तो यहाँ पे होती है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की सारी कहानी खत्म। आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस लेक्चर को, ठीक है। अब अगला जो लेक्चर होगा वो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन के PYQs, ठीक है। और यहाँ पे जाके हमारा कैलकुलस का एक बहुत मेजर पोर्शन जो कि 35 मार्क्स का वेटेज आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा, वो यहाँ पे आके खत्म होता है। इसके बाद और मेजर पोर्शन आएगा, दैट इज वेक्टर एंड 3D। तो आप बिल्कुल बने रहिए, हमारी सारी लेक्चर्स को देखते रहिए, इस प्लेलिस्ट को बिल्कुल आप देखते रहना, प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर मिल जाएंगे। अब सेशन PDF आपको अगर चाहिए तो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिखेगा, उस पर आप क्लिक कर देना। नहीं दिख रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, नहीं है वहाँ पे क्लिक करने का मन, तो टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पे क्लिक कर देना और टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको इसका सब कुछ मिल जाएगा, सेशन PDF, सेशन लिंक है ना, इस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा वहाँ पे आपको। तो टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो तो आपको यूट्यूब पे भी सफ़र करने की ज़रूरत नहीं कि कहाँ पे लेक्चर है, कब हुआ, कैसे हुआ, सीधा सीधा टेलीग्राम में सब कुछ A से लेकर के Z तक आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसको ज्वाइन करना मत भूलना। अगर नए बच्चे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर देना और बेल आइकन भी प्रेस करके जाना ताकि अगले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए भैया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। यही कहानी थी आज की, यहाँ पे समाप्त करते हैं, समय समाप्ति की घोषणा होती है। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में इसी जोश के साथ, इसी उमंग के साथ और इसी तरीके से उत्साह के साथ मिलते हैं और मचाते हैं मिलके, राइट है। चलिए भैया बाय बाय, टेक केयर।